ओके। वैसे हर्षिता, बिपरजॉय मतलब कहाँ से नाम आया? मैं वही सोच रही थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, ये बांग्लादेश से नाम आया। और क्योंकि जॉय, इसमें जॉय तो कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली बिपरजॉय का मतलब बंगाली में होता है डिजास्टर या कैलामिटी। इसके लिए इसका नाम वहाँ से बिपरजॉय आया। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि गुजरात में वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी आशंका है। जी हाँ। वो तो उस साइक्लोन को लेकर तो काफ़ी इवैक्यूएशन भी चल रहे हैं, और यही होप है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सेफ हो। खैर, मार्केट में कोई तूफान नहीं है। मार्केट में एकदम शांत सीरीन कारोबार इस समय। खासतौर से बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन ठीक ठाक दिन है निफ्टी के लिए। आज सुबह खुले हम, हल्का सा नीचे आए, लेकिन उसके बाद फिर अब इस समय हायर लेवल पर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 70-80 पॉइंट की रेंज है, वो भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में। ट्रेडिंग के लिए तो आपके पास 30-40 पॉइंट की रेंज है, अगर आप उसको लेकर खुश हैं तो ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। आज क्लियरली मार्केट के पास एक स्पेस लीडरशिप है, वो है आईटी, और खासतौर से मिड कैप आईटी। लार्ज कैप आईटी ने भी बहुत शानदार किया है, लेकिन मिड कैप आईटी ने तो बहुत ज़बरदस्त आज आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो वो क्लियरली आपके लिए एक परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। करीब 1.5% निफ्टी आईटी इंडेक्स फिर से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ये इंडेक्स। हालांकि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा कमज़ोर है, और उसकी बात करेंगे हम। मिड कैप और स्मॉल कैप्स, यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर आपको सुबह भी कहा गया था कि इस स्पेस में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास टेलविंड है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। और सुबह से एडवांस डिक्लाइन हर्षिता बहुत स्ट्रांग है, 2:1। तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा दिन है। बस अगर आप सिर्फ स्टकअप नहीं है कि मुझे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही पैसा बनाना है, अगर आप उस तरीके से स्टकअप नहीं है तो आपके लिए एक अच्छा दिन रहा है। बियॉन्ड इंडेक्स ज्यादा बेहतर ट्रेड बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में भरपूर एक्शन देखने को मिला है। अनुज, सुबह में आपने मेंशन किया था 650-700 की रेंज देखने को मिलेगी। 633 रफली एक डे हाई है, तो 650 के दायरे की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन इस रेंज को वाइडन होने की क्षमता है क्या इस समय? 700 की तरफ बढ़ने की क्षमता है, या फिर उसके लिए कुछ अतिरिक्त चाहिए होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी हर्षिता 700 अगर आप पहुंच भी गए तो भी उसको उसके बाद क्रॉस करना, ये 700 से लेके 800 18,880 890 का जो जोन है, ये आपको तंग करेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आपको ऑल टाइम हाई के करीब तंग किया था, मेरे ख्याल से इंडेक्स में बड़ी ट्रेड्स नहीं है। इंडेक्स में बड़ी ट्रेड्स आपको इस समय मिल नहीं रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार जरा 18,600 की पुट और 18,600 की कॉल लेकर आइए एक ही प्लेट में, और आपको पता चलेगा किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप बनाई हुई है मार्केट में। इवन 18,600 की कॉल में आपका पैसा नहीं बना होगा कोई बहुत ज़्यादा। अगर आपने आज सुबह वो कॉल खरीदी होगी तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा आपको, स्पेशली खुलने के बाद। 22% का प्रीमियम जंप है, और ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब करीब 1.1 करोड़, और 18,600 की पुट देखिए ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 1.5 करोड़। मेरे ख्याल से मार्केट अभी थोड़ा और इस मूड में है कि इस 18,600 से 18,700 के बैंड में कंसोलिडेशन किया जाए। उसके बाद 18,550 से 18,650 एक ब्रॉड रेंज हो गई है मेरे लिए। इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। 18,650 के करीब बेचें, 18,550 के करीब खरीदें। ऑब्वियसली कभी ना कभी रेंज टूटेगी, और जब टूटेगी तब एक बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक रेंज है जिसको आपको स्मार्टली प्ले करना है। और बस ये है, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। 200-300 पॉइंट की ट्रेड्स नहीं है ये, 50-60 पॉइंट की ट्रेड्स है। 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं आपको एक साइड में ले लीजिए, दूसरी साइड के मिल रहे हैं 50-60 पॉइंट ले लीजिए, उस तरीके से ऐड करिए। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 20 डे मूविंग एवरेज वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। आज इनफैक्ट हम वहीं पर हैं, एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज 43,980 पर है, वो 43,972 पर हम है, और 44,000 की कॉल पुट दोनों में ज़बरदस्त बिल्डअप आज भी। तो एक टिपिकल, जैसे कहते हैं ना, ऑप्शन राइटर्स मार्केट, अगर आप इंडेक्स पर फोकस कर रहे हैं तो। लेकिन आज ना आपको इंडेक्स पर फोकस करना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छी स्विंग्स हैं। सुबह आज हमारी जो पहली ट्रेड थी कोफोज की, उसके सारे टारगेट्स मीट हुए, और जो एंड में एक ट्रेड ली गई थी इंटेलेक्ट डिजाइन, उसके भी सारे टारगेट्स मिट हुए। तो आज क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक दिन है, और आप उस पर फोकस करिए, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। निफ्टी आईटी पर कोई व्यू बन रहा है क्या आप, अनुज? क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर अच्छी तेजी, और मुझे याद है पिछले हफ्ते भी जब आप छुट्टी पर थे लास्ट 2 दिन, निफ्टी आईटी में बड़े मूव्स ऊपर और नीचे की तरफ दोनों देखने को मिले थे, तो एक्शन बन रहा था पिछले हफ्ते से। बिल्कुल, वो जो एक दिन जो फ्राइडे को निफ्टी आईटी गिरा था, उसने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया था। निफ्टी आईटी देखिए हर्षिता 28,816 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है आपका 28,828 पर। और अगर आप ये इसको एक टेक्निकल चार्ट देखेंगे निफ्टी आईटी का, तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है ना, वो एकदम फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट। एक बहुत बड़ी डिक्लाइन के बाद एकदम फ्लैट हो गया। मैं इसको एक्चुअली कल वॉल पे एक्सप्लेन करूंगा। 200 डे मूविंग एवरेज पर अब ये देखिए, वो स्क्रीन पर आएगा आपके, एकदम वो जो रेड वाला है वो एकदम फ्लैट है 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर नीचे ही घूम रहे हैं। जिस साइड में हम निकलेंगे ना, बड़ी ट्रेड मिलेगी।
अभी ये कहना टफ है कि बॉटम बन गया है या टॉप बन गया है, ये बहुत टफ है इस समय कहना। लेकिन हाँ, निफ्टी आईटी में इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। आज जिस तरीके से इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने बिहेव किया है, काफ़ी स्ट्रांग है ये। तो देख लेते हैं। मुझे लग रहा है एक बार अगर जो रीसेंट स्विंग हाई था, रीसेंट स्विंग हाई कितना था इसका, 29,446, ये अगर निकल गया निफ्टी आईटी में तो मुझे लग रहा है बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन उसके लिए वेट कर लेते हैं फिर। ये फिलहाल इंडेक्स पर व्यू, लेकिन इस समय फिर हमारे जानकारों के पास चलने से पहले आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग काउंटर्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे अनुज खुद मेंशन कर रहे थे कि इंडेक्स के बियॉन्ड दरअसल आज कुछ बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, वो स्टॉक्स के जरिए अब आपके सामने करते हैं पेश। तो टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे हम मेंशन कर रहे थे, कोफोर्ज जहां पर टारगेट्स हिट हुए हैं, करीब 2.5% का इजाफा है। इधर एचसीएल टेक में हमने देखा है करीब 2.5% के गेन्स। एसबीआई लाइफ क्योंकि यहाँ पर मार्केट शेयर गेन के साथ प्रीमियम एडिशन मेकअप बहुत अच्छा है, 1.5% ऊपर। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पिछले हफ्ते से ही हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ, 2-2.25% के गेन्स आज। टाइटन सुबह में भी हम इसकी चर्चा की, 0.5% से ज्यादा नीचे। एलएनटी थोड़ा ड्रैगर है, एसआरएफ में दबाव है और एसआरएफ पे आगे डिटेल में बातचीत होगी। और इंटरग्लोब एविएशन भी, जहां पर हम आपको हेडलाइन में बता रहे थे कि गंगवाल परिवार दरअसल एक बार फिर अपना हिस्सा बेचने के लिए सामने आता हुआ दिखाई देगा, उसका प्रेशर इधर साफ बनता दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर ट्रेड के मौके आपको कैसे बन रहे हैं उस पर हम राय लेंगे। फिलहाल हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे पैनल में आज फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए शरद अवस्थी जुड़ रहे हैं। टेक्निकल कॉल के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत और विकास सालुंकी हैं। फिर इंटरग्लोब एविएशन में क्या संभावित ब्लॉक डील और कब तक होती दिखाई देगी, यतिन को जोड़ेंगे इस पर आगे। 235 पर फोकस रहेगा स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस पर, जहां पर आज एक्सपोर्ट डेटा आया है, सोनल पूथरा को जोड़ने वाले हैं हम। 240 को 4 का चौका सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत देंगी। मानस बताएंगे आज का एफनो सुपरस्टार, विकास सालुंके देंगे चार्ट का चमत्कार, शरद से जानेंगे मिड कैप फंडा ट्रेड। और 250 पर मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चोकसी। 3 बजे फिर जायजा डीलिंग रूम का, बीटीएसटी ट्रेड्स का, ऑफ कोर्स मार्केट क्लोजिंग भी। बिल्कुल, ये सब कुछ ही देर में आपके लिए। लेकिन इस समय एक बार जरा मार्केट पर फोकस करते हैं। निफ्टी अब इस समय फिर कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ बढ़ने के लिए, और आईटी स्टॉक्स में क्लियरली एक मोमेंटम इस समय। लेकिन एक स्टॉक जो सुबह वीक था लेकिन अब घूमा है वहाँ से, वो है रिलायंस। एक बार इंट्राडे लेकर आइए रिलायंस का, और रिलायंस इस समय अब डे हाई पर। ध्यान रखिए, रिलायंस फिर से 200 डे मूविंग एवरेज आज क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम, लेकिन रियल सपोर्ट आज आईटी की तरफ से। और एक और स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, लाइफ टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक फिर से अग्रसर, 8,198, इसका लाइफ टाइम हाई 8,217, और अब इस समय 8,205 का इंट्राडे हाई। शानदार मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और कॉल्स लेते हैं सबसे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड होगी? आज सुबह आपने 2 मिड कैप आईटी से ट्रेड्स चुनी थी, दोनों के सब टारगेट्स मीट हुए थे। अब आईटी स्पेस सही है या फिर कोई और स्पेस? गुड आफ्टरनून अनुज, आईटी स्पेस सही है। सुबह जो मिस हो गया था मुझसे वो है परसिस्टेंट ना। परसिस्टेंट का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पर अगेन बॉटम आउट हुआ है। यहाँ यहीं से एक अप मूव मिलना चाहिए, अगर मिलना है तो। ट्रेड कर रहे हैं 4974 पर परसिस्टेंट, और स्टॉप होगा 4946 का। बस यहीं से एक ब्रेकआउट मिला है, टारगेट रहेगा 5100 कल तक के लिए। तो मुझे लगता है यस, परसिस्टेंट ध्यान देना चाहिए आज और कल के लिए। ओके, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, गाबा साहब आपने नहीं स्पॉट किया लेकिन हमने स्पॉट किया था, इस पर राय भी ली गई थी। लेकिन दोपहर में भी एक ट्रेड बनता हुआ और आपको लग रहा है यहाँ पर और मोमेंटम। मुझे याद है मानस ने इस पर एक कॉल दिया था, 5150 का उनका टारगेट था। आइदर वे अभी भी तेजी का मौका इधर बन रहा है। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी मेरा बाय रहेगा पीएफसी में। पीएफसी में अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, अभी फ्रेश ब्रेकआउट भी 200 के ऊपर इसका सस्टेनेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 210 212 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल हैं, तो पीएफसी में बाय रहेगा। ओके, पीएफसी में बाय रहेगा। इस समय एक शानदार मोमेंटम पीएफसी और आरईसी दोनों स्टॉक्स में पिछले कई दिनों से लगातार मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे खरीदारी करनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनते देख रहे हैं हम, और कभी भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखने को मिला। 2800 रुपए से ये रैली शुरू हुई थी,
लेकिन चार्ट पे अभी भी कहीं पर वीकनेस नहीं है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है। आई थिंक डिक्सन में अभी भी खरीदारी करके चलनी है। 4100 4100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ये कैश लेवल्स है। और 4325 के आपको टारगेट सेट करना है। 4325 के लिए डिक्सन में खरीदारी करेंगे। 4200 का कॉल ऑप्शन 110 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 4200 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 74 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पर, और 185 के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिक्सन में एक मौका 4200 का कॉल लेने का बन रहा है और आप फ्यूचर्स में भी सीधा ले सकते हैं। ये भी एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते से अच्छे खासे मोमेंटम में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जब से कंपनी ने वो शाओमी के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की डील साइन की है, स्टॉक में तेजी 45% का इजाफा बनता दिखाई दिया है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा, आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, यहाँ पे नजर है मदरसन सुमी पे। यहाँ पे आज अगर आप देखें तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनेगा करीबन 8750 का बनेगा। सो एट अ लेवल ऑफ 84.30, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर लेवल्स, इट्स अ बाय इन मदरसन। आपका स्टॉप लॉस होगा 83 का। ओके, तो आज ये दूसरी बार ये कॉल इस स्टॉक पर संवर्धन मदरसन, सुबह भी इस पर एक कॉल ली गई थी। सुबह आई थिंक गाबा सर ने इस पर कॉल लिया था और अब इस समय आफ्टरनून में भी एक कॉल इसके ऊपर। तो संवर्धन मदरसन ये है इस समय की ट्रेड। आई थिंक टेक्निकल कॉल्स शायद हो गई हैं सारी। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं अब एक फंडा कॉल के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आपकी बेट किस स्टॉक पर होगी? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में एसबीआई अभी भी काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। सबसे बड़ा बैंक है, ज्यादातर सब्सिडियरीज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आनी चाहिए और जैसे जैसे परफॉर्मेंस आती है वहां पे वैल्यूएशन कैचअप प्ले करना चाहिए, चाहे कार्ड्स हो चाहे एमसी बिजनेस हो, तो और लाइफ इंश्योरेंस में भी और जनरल इंश्योरेंस में भी। और कोर बिजनेस में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी, कॉर्पोरेट लेंडिंग काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए जिसका फायदा एसबीआई को मिलना चाहिए। एग्रीकल्चरल बुक और एमएसएमई बुक में थोड़ा एनपीए का प्रेशर है, बट जिस तरीके की सरकार की नीतियां पिछले कुछ समय में रही हैं वर्किंग कैपिटल इश्यूज एमएसएमई के सॉल्व करने के हिसाब से, हमें लगता है उसका काफी फर्क हमें एमएसएमई के नंबर्स में दिखाई देगा। और चूंकि ब्रॉडर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहेंगे तो एमएसएमई में बहुत ज्यादा प्रेशर की हम उम्मीद नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में ज्यादातर एमएसएमईज वाली जो प्रॉब्लम है जीएनपीएस की, वहां भी काफी रेजोल्यूशन होना चाहिए। वैसे भी नेट एनपीएस 0.67 पे आसपास आ गए हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में आसानी से बैंक 12-13% की टॉप लाइन एडवांसेस ग्रोथ क्लॉक इन करेगा। बॉटम लाइन में भी काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 2 साल में। तो अगर 1.5 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 750-800 रुपए के 1 साल के लक्ष्य के हिसाब से एसबीआई काफी बढ़िया बेट है। एसबीआई में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, हालांकि आज थोड़ा सा शांत है लेकिन मौका यही है डिप पर या फिर इस पर्टिकुलर मूव में इस स्टॉक पर नजरें बनाने का। चलिए आपके लिए कुछ और ट्रेड स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। जहां पर हमने देखा है इस घंटे अच्छी तेजी, तो पीएफसी जैसे शिल्पा मेंशन कर रही थी वो तेजी, और आरईसी अनुज ने भी आइडेंटिफाई किया अच्छा खासा रुझान इधर भी तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। हमने बीपीसीएल मेंशन किया था अगर आपको याद हो, यहाँ ट्रेंडिंग काउंटर्स के तौर पर। एक बार एचपीसीएल भी देख लीजिएगा। सुबह में मुझे याद है बीपीसीएल पर एक बाइक कॉल मेरे ख्याल में सचिदानंद उतेकर ने दिया था, 376 का टारगेट। मोमेंटम उस स्टॉक में है और एक फॉलो थ्रू एचपीसीएल में इस समय जो 3% ऊपर है। गावा साहब, क्या एचपी भी इक्वली अच्छा मूव दिखा सकता है? आई थिंक बिल्कुल दिखा सकता है। एक अपमूव था, 2 दिन का करेक्शन हुआ एचपीसीएल में। लगता है जो आज का लो है काफी बढ़िया है, इसलिए 265 का कोई स्टॉप लगाकर चले, ट्रेड करे 270, हो सकता है आते दिनों में 280 जा सकता है। तो अपमूव तो मिल सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक बाउंस भी मिला तो ये इसकी कैपेसिटी 275-280 तक जाने की है एचपीसीएल। ओके, ठीक है। चलिए एक बार स्टॉक लेकर आइए चोलामंडलम का वापस एक बार। अच्छा मूव इसमें इस समय चोलामंडलम फाइनेंस में और डे हाई पर। मानस, इसकी तेज़ी लास्ट टाइम आपने प्ले की थी, यहाँ पर कोई ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लिया जाए या फिर फ्यूचर्स के थ्रू? देखिए ऑप्शन के थ्रू लेंगे। और अनुज जी, इसमें पहले भी हमने ब्रेकआउट देखा। 4 दिन पहले एक्चुअली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो टेक्निकल टारगेट है वो 1120 के आसपास आते हैं। तो चोला फाइनेंस के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1070 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है।
₹19 के स्टॉप लॉस लगाइए और ₹50 के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक बार इन्फोसिस वापस लेकर आइए। 1300 क्रॉस करने की तैयारी फ्यूचर्स में यहाँ पर, और स्पॉट में 1294। अच्छा मूव इस समय इन्फोसिस में। उसके अलावा एशियन पेंट्स, ये स्टॉक अच्छा मूव यहाँ पर। क्रूड के गिरावट का इम्पैक्ट क्लियरली एशियन पेंट्स को मिल रहा है इस समय। एशियन पेंट्स डे हाई पर। और उसके अलावा बजाज ऑटो में अच्छा मूव, डे हाई पर इस समय बजाज ऑटो। राजेश जी, बजाज ऑटो पर कोई व्यू? बजाज ऑटो में जबरदस्त स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हर डिप पे बाइंग हो रही है। 4700 पे जो पुट राइडर खड़ा है वो स्ट्रांग है, डटा पड़ा है। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 4750 का, और सामने इसका एक टारगेट सेट करें करीबन 4850 का। तो मुझे लगता है ये जो स्विंग, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड ही पकड़ रहे हैं फिलहाल, मार्केट साइडवेज है, तो दैट इज व्हाट द स्विंग इज सेइंग। 4850 तक की मूव मुझे लगता है बजाज ऑटो में फिर से मिलेगी। स्टॉप लॉस 4750 का रखे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बजाज ऑटो में। अच्छा, एक तो कैश मार्केट के ट्रेड स्क्रीन पर आ रहे हैं, और ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है ऑफ लेट। सुबह में हमने बात की थी कोची शिपयार्ड की। अब आप देखिएगा गार्डन रीच का स्टॉक जो 52 वीक हाई पर एक बार फिर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनफैक्ट ब्लू स्काई टेरिटरीज में चले गए हैं स्टॉक्स। 9% के गेन्स आज के आज, और बहुत तगड़े वॉल्यूम पर, नियरली 4-4.5 गुना 10 डे एवरेज के वॉल्यूम्स पर ये कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और फ्रेश हाइस पर है। मानस, इस पर एक बार अगर आप नजर डालें और बताइए अगला मूव क्या रहेगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, गार्डन रीच, मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड। तो देखिए सभी स्टॉक, जितने स्टॉक्स की आपने बात की, सब बहुत ही स्ट्रांग अपट्रेंड में है। गार्डन रीच ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। 520 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया, अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट किया। शायद उसके ऊपर भी, अगर हम इंटरडे सेशन में देखें तो उसके ऊपर के भाव भी देखने को मिले थे। मेरा समझना है कि आज के फ्रेश ब्रेकआउट के बाद भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। 525, 524 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। आई थिंक 600, 610 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। बिल्कुल, मार्केट में अब अच्छा मोमेंटम एक्चुअली। निफ्टी अब डे हाई पर 18,620। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे चार्ट देखिए, शानदार मूव इसमें पिछले 10 मिनट में। इनफैक्ट एक वर्टिकल बार और उसके बाद एक फॉलो थ्रू। लेकिन जो दो स्टॉक्स जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस मूव को, उसमें रिलायंस और इन्फोसिस क्लियरली दोनों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस समय। BPCL डे हाई पर, एक क्रूड का इम्पैक्ट क्लियरली। हालांकि HDFC बैंक का यहाँ पर एक अभी भी एक इशू है। शरद जी, HDFC बैंक पर क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि अच्छा करेक्शन आ गया है इसमें। 1734 वाला स्टॉक 1600 पर इस समय। क्या मार्केट को आपके हिसाब से यहाँ पर रिस्क लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब ही है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है, करीब 7-8% की करेक्शन हो चुकी है करीब टॉप से। डिविडेंड हटा दे तब भी। जी, मुझे लगता है बाजार लार्जली थोड़ा सा नर्वस है कि M&A के बाद नंबर्स कैसे निकल के आएंगे। अभी बीच में कुछ स्पेकुलेशन आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ आउटफ्लोज आ सकते हैं, इनफ्लोज आ सकते हैं। बट मुझे लगता है ब्रॉडली जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री सुन रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों में HDFC को हमने इतना अग्रेसिव कभी देखा नहीं एज अ बैंक। और मर्ज्ड एंटिटी में मुझे लगता है जो सिंक्रोनाइजेशन बेनिफिट्स हैं वो भी काफी मिलने चाहिए। तो मैं काफी होपफुल हूँ, और हमें लगता है इनिशियली 1850-1900 तक के लक्ष्य होने चाहिए। और जैसे जैसे मर्ज्ड एंटिटी के नंबर्स सामने आते हैं और जो अग्रेसिव ग्रोथ स्टांस वो अक्रॉस बिजनेसेस ले रहे हैं, उसका फायदा नंबर्स में दिखने लगता है। तो रीरेट भी वापस जो नॉर्मली बैंक को मल्टीपल मिलते थे वहां पे रीरेट हो सकता है। तो 3-3.5 के प्राइस टू बुक पे फिर वहां पे ट्रेड करने लगेगा, और नंबर्स में भी रैपिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। तो इनिशियली 1850-1900, बट उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है लगातार काफी रीरेटिंग की संभावना है। तो अगर कोई डिप यूज करना चाहे तो मुझे मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी HDFC बैंक में डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा लगे हाथ, क्योंकि हमने बैंक्स मेंशन किया है, एक बार कैनफिन होम देख लिया जाए, क्योंकि स्टॉक में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे ना तो वहां पर बहुत अच्छा एडिशन देखने को मिला है। करीब 2,92,000 शेयरों से ज्यादा का एडिशन आता हुआ। 8% के गेन्स OI में है। स्टॉक 1.5% ही चला है। शिल्पा, क्या ये और पिकअप कर सकता है? आज डे हाई तो करीब 762 का था इसका सुबह में।
जी बिल्कुल, कैनफिन होम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पोजिशनल ब्रेकआउट दिया हुआ था जब उसने 700 क्रॉस किया था, एंड वी हैव बीन कंटिन्यूसली रिकमेंडिंग कैनफिन होम फ्रॉम दैट लेवल्स। तो अभी जो है आपको 720-25 के जोन्स पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। आप यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉन्ग ले सकते हैं टूवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 800, जो हमने भी पोजिशनल अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे वही रेकमेंड किया है 800 to 820 जोन्स में बुक करने के लिए। तो अभी भी यहाँ पे है स्कोप करने के लिए, आपको 720 का यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इनफैक्ट कैनफिन होम्स में लगातार रहा है और आज भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। SRF अभी भी टॉप निफ्टी लूज़र है, करीब 3% नीचे, और इंटरग्लोब करीब 3.25% नीचे। इन दोनों स्टॉक्स की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, दोनों स्टॉक्स को एड्रेस करेंगे इनफैक्ट। उसके अलावा LTI माइंडट्री में अच्छा मोमेंटम, एम्फेसिस सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। इनफैक्ट शरद जी, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर कोई कवरेज आपका, कोई प्रिफर्ड पिक होगी आपकी? यहाँ पर अच्छे नंबर्स थे, सबने LIC से मार्केट शेयर गेन किया है। जी, अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ही रहना चाहिए। मैं HDFC लाइफ प्रेफर करता हूँ क्योंकि साइज की एडवांटेज है, बट नंबर्स के हिसाब से SBI लाइफ के नंबर्स भी मंथ ऑन मंथ अगर आप रेगुलरली भी ट्रैक करें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन रहा है वहाँ पे। तो HDFC लाइफ मेरी प्रेफर्ड पिक है, वहाँ मेरे टारगेट्स करीब 750 रुपए के हैं। और कॉन्ट्रा व्यू में मुझे लगता है LIC में भी लॉन्ग टर्म में आपको काफी बढ़िया री रेटिंग देखने को मिल सकती है। मेरे लक्ष्य तो 1200-1300 रुपए के हैं। ओके, तो ये फिलहाल LIC में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन ऑफ कोर्स LIC का जो मार्केट शेयर लूज हो रहा है वो SBI के फेवर में, HDFC इवन मैक्स के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर तो प्राइस एक्शन देखने को मिला ही है। सुबह में एक और स्टॉक हमने मेंशन किया था, कॉनकॉर, उसको रिविजिट कर लेते हैं। जैसे हम आपको बता भी रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि इसका विनिवेश जो है या स्टेक सेल जो है 30.8% हिस्सा जो सरकार के हाथ में है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पिकअप करने में फिर देरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब स्टॉक आज करीब 1.5% नीचे दिख रहा है आपको कैश में, लेकिन फ्यूचर्स में ज्यादा मार खा रहा है। सातपुजित जी, सुबह में अगर शॉर्ट किया हुआ ये अभी भी स्टॉक 664 पर है, या आगे कैरी करेंगे या फिर आज के आज निपटाना है इस ट्रेड को? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि न्यूज का एक इम्पैक्ट इसने डाइजेस्ट करने की कोशिश की है। हालांकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी स्लाइटली वीक है। तो आज के लिए अगर आपने शॉर्ट किया है, थोड़ा वेट करे। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 670 का। सामने कहां तक फिसल सकता है, तो मुझे लगता है आज या मैक्स कल ये 640, 640, 642 तक का फॉल इसमें ड्यू है। क्योंकि आज ठीक है एक इम्पैक्ट मिला, उसके बाद ये साइडवेज चला गया, लेकिन इसका जो ट्रेंड है अगर आप आर्ली चार्ट पे चले जाते हो तो अभी भी वीक है। तो प्रोबेबली फॉलो थ्रू सेलिंग होगी, आज नहीं तो कल। इट इज स्टिल अ सेल। तो सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पर क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दबाव आ रहा है। एंटिसिपेशन में स्टॉक में अच्छी खरीदारी हुई थी, स्पेशली वो जब LLF वाला फैक्टर क्लियर हुआ था तब मैनेजमेंट को भी उम्मीद थी, बाजार भर में उम्मीद थी कि यहाँ पर एक जल्द से जल्द डिसीजन मेकिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन रेल मंत्रालय इस समय फेवर में नहीं है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल आता हुआ दिखाई दे, ऐसी कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए अब विकास सालुंखे को भी जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं वो क्या ट्रेड इस समय आइडेंटिफाई करके लाए। विकास, आफ्टरनून, बताइए। शांत है मार्केट आज, 18,600 के आसपास ही ट्रेड। क्या ट्रेड लेंगे आप इंडेक्स में और इस समय कोई स्टॉक? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज यहाँ पे देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक पीसी पे एक अच्छी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मेरा पहला बाइंग रहेगा मदरसन सुमी, जहाँ पे आज वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव साइड मदरसन यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में 92 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। तो थोड़ा 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय करके लेके जा सकते हैं। 80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलिए 92 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। और दूसरा रहेगा PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस में वापस 548 का एक ब्रेकआउट आज के लास्ट के हाफ एन आवर में देखने मिल रहा है और वहां पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट PNB हाउसिंग में देखने मिलेगा, जो ऊपर में 578, 580 की रेंज जो है आते हुए देखने मिलेगी। और नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 540 का स्टॉप लॉस से PNB हाउसिंग फाइनेंस बाय करना।
ओके चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक एफएनओ में टॉप लूजर्स में से एक स्टॉक इंडिगो की, इंटरग्लोब एविएशन, गंगवाल फैमिली, जो एक सेटलमेंट हुई थी उनके, उसके हिसाब से उनको अपना पूरा हिस्सा इंडिगो में धीरे धीरे करके बेचना है। ऑलरेडी 2 ट्रांचेस वो कर चुके हैं। उनके यतिन के हिसाब से उनके सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 to 8% और स्टेक के लिए 5,000 to 7,000 करोड़ की एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। और ये लॉक इन जो खत्म हो रहा है ये शायद 15 जुलाई को है। तो एक बार यतिन के पास चलते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं एक बार फिर से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने बताया कि 2 ट्रांचेस ऑलरेडी गंगवाल फैमिली ने इंटरग्लोब एविएशन में अपना हिस्सा बेचा है। एक टुकड़ा उन्होंने 15 फरवरी को बेचा था और इसके पहले 2022 में सितंबर में उन्होंने लगभग 2.5% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा बेचा था। तो कुल मिला के लगभग 7% गंगवाल फैमिली ऑलरेडी इंटरग्लोब एविएशन में बेच चुकी है। और ये जो पिछला ब्लॉक डील है उसका जो जुलाई 15 को लॉक इन खत्म हो रहा है, उसके पहले मैनेजमेंट ने रोड शोज शुरू कर दिए हैं। ऑब्वियसली गंगवाल फैमिली और भाटिया फैमिली के बीच में सेटलमेंट हो गया, जिसके बाद गंगवाल फैमिली धीरे धीरे करके अपने शेयर्स एग्जिट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो प्राइवेट रोड शोज हैं वो ब्रोकरेजेस इसके लिए कर रहे हैं ताकि डिमांड को एक्सेस किया जाए। पिछले 2 बार जो उन्होंने छोटे छोटे ट्रांचेस बेचे थे, इस टाइम शायद एक बड़ा ट्रांच बाजार में आता हुआ दिखाई पड़े, हमारी जो सूत्र हमको बता रहे हैं। और 5 से 7 हज़ार करोड़ तक के सौदे यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली साइज और स्केल जो है ब्लॉक डील का डिमांड सप्लाई सिचुएशन पे होगा, लेकिन हाँ इस टाइम शायद सब्सटैंशियल स्टेक आपको बिकता हुआ नजर पड़े, क्योंकि अभी भी गंगवाल फैमिली के पास लगभग 30% हिस्सेदारी इंटरग्लोब एविएशन के अंदर पड़ी हुई है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रिस्पांस अभी ठीक ठाक है, क्योंकि जो गो एयर के इंसॉल्वेंसी और क्रूड के जो गिरते दाम है उसका एक टेलविंड मिला है इंटरग्लोब के शेयर को। पिछली ब्लॉक डील के मुकाबले अभी शेयर्स लगभग 30% एप्रिशिएट हो चुके हैं छोटे समय में। तो शायद अब प्रमोटर्स को लग रहा होगा कि सही वक्त होगा मोनेटाइज करने का। देखते हैं कैसे पूरा ट्रांजैक्शन शेपअप होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जुलाई 15 को ये लॉक इन खत्म होगा, उसके बाद देखा जाएगा कितनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन गंगवाल फैमिली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो नियरली 1 महीने में दरअसल वो लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और उसका ओवरहैंग डेफिनेटली रहेगा, और पहले भी रहा है इंटरग्लोब एविएशन पर। 2395 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। यतिन को कुछ ही देर में हम दूसरी खबरों के लिए भी जोड़ेंगे। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि पहले भी इस पर्टिकुलर डर से स्टॉक बहुत ही लैकलस्टर था। अब 1 महीने के अंदर वो लॉक इन पीरियड खुलने वाला है और फिर ये तलवार लटकती हुई दिखाई देगी। क्या किया जाए इसमें? देखिए, इस टाइप के इवेंट्स तो आते रहते हैं, बट मुझे लगता है आज से 2-3 महीने पहले जिन वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल था वो काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन था, तो वहां तो रिस्क लेना बनता था। बट अभी लगभग FY24 में जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है 9500 रुपए की, उस पर 25 टाइम ऑलरेडी चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल आप FY25 एंड बियॉन्ड सोचना चाहते हैं, मुझे लगता है तब 3000 के आसपास के लक्ष्य पॉसिबल हैं। बट 2400-2500 रुपए में हो सकता है, अगर ये कल्मिनेट होता है और ये लोग वापस अपनी स्टेक बेचने आते हैं तो आपको थोड़े स्टीप रिएक्शंस दिख सकते हैं। तो जिनको सेफली प्ले करना है, मेरे हिसाब से उनको प्रॉफिट बुक करके एक बार वेट करना चाहिए कि फाइनल इवेंट कैसे पैन आउट होता है। ओके चलिए ठीक है, तो ये एक तो और स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इंडस टावर एक बार वापस लेकर आइए। इंडस टावर में अच्छा मूव इनफैक्ट इस समय डे हाई पर ये स्टॉक, और संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी एक अच्छा मूव। तो ये 2 स्टॉक्स यहाँ पर क्लियरली एक मोमेंटम। गाबा सर, एक बार संवर्धन पर फॉलो अप दीजिए, क्योंकि सुबह आपने ये प्री ओपन में स्टॉक लिया था मेरे ख्याल से। एक यहाँ पर पोजिशनली एक बाय बन रहा है क्या पोजिशनली इसको रखा जा सकता है? पर इसका टारगेट मैंने दिया था 85, आज हाई है 84.37, टारगेट तो लगभग अचीव हो गया। लेकिन जब टारगेट अचीव हुआ है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिला है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, और आना हायर टाइम पे। तो मुझे लगता है ये 90 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा स्ट्रेच है तो यहाँ पर पुल कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। लेकिन 83 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 90 तक पुल पॉसिबल है संवर्धन मदरसन में। तो यस, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है। हायर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। संवर्धन मदरसन वैसे ही खिलाड़ी नंबर 1 का फेवरेट स्टॉक रहा है पिछले पूरे हफ्ते। इस हफ्ते एक बार फिर रेकमेंड हुआ, दूसरे जानकारों के भी रेडार पर है। मोमेंटम इसमें क्लियरली बन रहा है। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक एक तो बता दें आपको, करीब 90 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर
हल्का हल्का करके प्रेशर माउंट होता हुआ। अब आईसीआईसीआई बैंक 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो भी 0.5% नीचे है। और कुछ और लूजिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको सिप्ला दिखाते हैं। 1.25% का नॉक अचानक इसने लिया है। सिप्ला में भी देखिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें वो सेल साइड की पोजीशंस एक बार फिर एक्टिवेट होती हैं। बैंक निफ्टी खास तौर से, स्पेशली बैंक हाँ, निफ्टी। बैंक निफ्टी, और ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बैंक निफ्टी में, आपको याद होगा जब पिछली बार ब्रेकआउट आया था, फाइनली हमने वो ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, उसके बाद लग रहा था कि ये जो लेवल जहां पर हम अटक रहे थे पिछली बार, ये अब आगे जाके सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन वापस उसी लेवल पर हम आके फिर अटक रहे हैं एक बार। और ये एचडीएफसी बैंक में, जो आईसीआईसीआई बैंक में तो खैर कभी कभी चलता रहता है इस तरीके का मूव, लेकिन एचडीएफसी बैंक में क्या परेशानी है मुझे, मतलब ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन आ गई है इसमें। अगर डिविडेंड एंगल हटा भी दीजिए आप, इसका हाई कितना था, मेरे ख्याल 1735 था हाई, रिसेंट हाई, और वहाँ से 1600 के करीब स्टॉक आ चुका है। तो मतलब अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर इस स्टॉक में 8-9% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कई बार क्या होता है, ये थोड़ी सी एक इंडेक्स मैनेजमेंट को भी लेकर एक वो होती है हमारी कि एक सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है, वो इंडेक्स मैनेजमेंट का भी एक स्ट्रैटेजी होती है कई बार, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा बैंक निफ्टी का वहीं पर है। लेकिन एक और चीज़ जो नॉर्मली एनेक्डोटली इस क्वार्टर में रही है, वो क्योंकि ये एडवांस टैक्सेस का क्वार्टर भी है, उसमें भी नॉर्मली मैंने देखा कि कुछ जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है 15 तारीख से पहले, उसके बाद वो रिजॉल्व होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा 15 जून के बाद अगर ये एचडीएफसी बैंक में कुछ बॉटमिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट होती है और कुछ मूव आता है। ये अब एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ये नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी नहीं चल सकता, इसका चलना जरूरी है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पर पिछले हफ्ते कई रिपोर्ट्स भी आई थी कि मर्जर के बाद फोकस क्या रहेगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ मेंबर्स से बातचीत हो रही थी, तो होम लोन्स इनफैक्ट उस बिजनेस को ड्राइव करेगा, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का फोकस रहेगा। कौन इनफैक्ट किस पोजीशन पर रहेगा, ये भी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन स्टॉक बार बार रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की बात करते करते एक बार विकास, निफ्टी बैंक पर कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको, तो उसको भी रिविजिट कीजिएगा प्लीज। जी अर्षदा जी, निफ्टी बैंक वापस एक इम्पोर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट पे वापस यहाँ पे आ चुका है। अगर निफ्टी बैंक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट देखने मिल रहा है 43,970 का है। अगर वापस उसको ब्रेक करता है तो वहां से मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा, जो टुवर्ड्स 43,770 के आसपास वापस नीचे की तरफ ट्रैक कर सकता है। सेम एज एचडीएफसी बैंक में भी हमने एक इंपॉर्टेंट जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसका जो सपोर्ट है वो 1590 के आसपास है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो दोनों में मुझे लगता है प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। हालांकि अभी भी वो सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन 43,970 अगर जैसे ब्रेक होगा फ्यूचर में तो मुझे लगता है वापस एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा, जो नीचे में 43,770-700 के आसपास की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक फिसल सकता है। ओके, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार मारुति लेकर आइए। मारुति इस समय डे लो पर, मारुति का चार्ट, और उसके अलावा एस्ट्रल जिसमें एक वन वे वर्टिकल तेजी आई है, वहां पर एक थोड़ी सी डिक्लाइन। शिल्पा जी, कोई व्यू आपका एस्ट्रल को लेकर? जी, एस्ट्रल भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2000 इसका एक बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल्स है। अभी यहाँ पे जब तक ये 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, देन यू विल हैव अ पॉसिबिलिटी कि आपको 1900 या 1840 तक के भी लेवल्स दिखाएं। बट ये 2000 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, आपको फिर नया ट्रैजेक्टरी ओपन हो जाएगा फॉर टारगेट्स टिल 2200। सो इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर द स्टॉक। आई वुड प्रिफर कि आप एक दिन वेट कीजिए, बिकॉज मार्केट में द क्लोजिंग आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो फ्रेश व्यू इन द मॉर्निंग। तो एस्ट्रल में शायद कल ज्यादा बेहतर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे, इस समय नहीं, लेकिन क्लियरली उधर भी ऊपरी लेवल से थोड़े से डाउन टिक्स आना शुरू हो गए हैं। सिप्ला मेंशन किया था, राजेश सातपुते फटाफट से व्यू दीजिए। सिप्ला के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर पिछले आधे घंटे या 10 मिनटों में पोजीशंस क्लियरली सेल साइड की इंटेंसिफाई हुई हैं। या हर्षदा जी, देखिए अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो मुझे लगता है 4,850 4,875 के आसपास का एक फॉल यहाँ पे ड्यू है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, तो फिलहाल के लिए तो एक बार के लिए थोड़ा सा कवर कर ले। मुझे लगता है एक फॉल तो डेफिनेटली आता है। शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस होगा 49.85 का। सिप्ला की बात करें तो यस, मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउट ऑफ सेलिंग, बंच ऑफ सेलिंग हुई है, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। किसी ने हेवी शॉर्ट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए स्टॉप लॉस होगा 970 का, और इसका सपोर्ट जो बनता है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो बनेगा करीबन 940 का, जो इसका 50 DMA है।
तो यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि सिप्ला में एक बड़ा सेल आने के बाद जनरली एक छोटा बाउंस मिलता है 2-3 रुपए का, और उसके बाद सेकंड सेल आता है। दैट इज व्हाट द पैटर्न है सिप्ला का। तो यहाँ पे सेल करना है थोड़े उछाल में 970 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वीकनेस तो है। वीकनेस तो है। अच्छा, अब एक चार्ट लेकर आइए इंडियन होटल्स का, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडियन होटल्स का क्योंकि एक 1 2 3 4 5 6 या 7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज पहला ग्रीन बार, और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक ने ये मूव दिखाया। पिछली बार जब 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक घूमा था, तब 356 से लगातार एक वन वे रैली इसने 390 की दिखाई थी। अब क्या मानस ये फिर तैयार है एक फ्रेश अप मूव के लिए ऑल टाइम हाइस की तरफ? क्या फिर से बढ़ेगा ये स्टॉक? कोई कॉल यहाँ पर लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत चांसेस हैं। देखिए अनुज जी, इससे पहले भी जब भी स्टॉक करेक्ट हुआ तो इसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है और वहां पर रिकवरी दिखाई है, और इस बार भी 20 डे मूविंग एवरेज पे ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब केवल आप इंतजार कर सकते हैं 389 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 389 के ऊपर निकलेगा तो फिर से आपको जो पिछला हाई 400 रुपए के आसपास है वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर सपोर्ट लिया है, तो कॉल ऑप्शन के थ्रू अभी ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो इंडियन होटल का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, 390 वाला कॉल ऑप्शन। आई थिंक वो ट्रेड हो रहा है 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। सबसे पहले तो आपको 14 रुपीज को टारगेट करना है, लेकिन अगर जो लेवल मैंने बताया आपको 389 का लेवल अगर रीच हो गया तो आपको 14 रुपीज नहीं, आपको टारगेट सेट करने 18 रुपए के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडियन होटल्स, जहां पर एक फिर अपॉर्चुनिटी बन रही है। 390 का कॉल लेने की सलाह मानस की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा सुबह में हेवल्स एक तो स्पॉट किया गया था, और उस पर फिर 10 के दमदार ट्रेड में मेरे ख्याल में एक राय भी आई थी स्वाति की तरफ से। मेरी नज़र हेवल्स पर नहीं है, मेरी नज़र अब वोल्टास पर गई है, क्योंकि हेवल्स थोड़ा सा एक्शन दिखाकर थोड़ा सा पुश हो गया, लेकिन इस घंटे वोल्टास में मोमेंटम है। नियरली 2% का इजाफा स्टॉक दिखा चुका है। 795 के लेवल्स फ्यूचर में, कैश में आपके सामने 792 का है। इस पर शिल्पा कोई ट्रेड? जी, वोल्टास का यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक रेंज में ये बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, इन बिटवीन 770 टू 830। तो ये रेंज के जब तक ये रेंज में है तब तक आपको अपर साइड में आपको इसको सेल करना है और डाउन साइड में आपको इसको बाय करना है। तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 770 फॉर टारगेट्स ऑफ 830 फर्स्ट। अगर 830 डिसाइसिवली होल्ड करता है, सस्टेन करता है, देन द ओपन द अपसाइड पोटेंशियल इज स्टिल 900 930। तो है पॉजिटिव, लेकिन ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई करता भी है अभी, तो आपको एक पहला टारगेट आपको बुक करना पड़ेगा अराउंड 830। ओके, चलिए एक काम करें, फिर एक बार आपको अपना टीज़र दे दें। जो 4 ट्रेड्स थोड़ी देर में हम 4 का चौका में लेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से लेंगे हम, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल, उनसे एक ट्रेड लेंगे। चार्ट का चमत्कार आज विकास सालुंके की तरफ से आएगा, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी। ये चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप हैं। लेकिन एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर थोड़े रिवर्सल्स मिल रहे हैं आज इंट्राडे में। एक बार लेकर आइए BEL। सुबह यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी के सौदे बन रहे थे, अब इस समय ये स्टॉक एक्चुअली डे लो पर आ गया। देखिए क्या ज़बरदस्त रिवर्सल यहाँ पर BEL में इंट्राडे चार्ट में। राजेश जी, कोई व्यू यहाँ पर BEL को लेकर? ये रिवर्सल है या फिर एक चांस टू बाय? आई थिंक इट्स अ लिक्विडेशन। थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, क्योंकि देखिए अनुज जी, मुझे अभी भी याद है 100-102 के आसपास हम ये बात करते थे कि ये कहाँ तक जाएगा। तो 100 से लेकर 120 तक का मूव आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन अनुज जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कहीं डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम 10 DMA की बात करते हैं। तो 10 DMA इसका बनता है करीबन 116 के आसपास। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 3-4 रुपए का डिप और मिल सकता है, प्रोबेबली आज नहीं तो कल। लेकिन ये कूल ऑफ हो रहा है, तो इट इज इन ए कूल ऑफ प्रोसेस। प्रोबेबली 115-116 ये रेंज होगा जहां से फिर से ये अपनी जो रैली है, अपनी स्ट्रेंथ है, वो रिगेन करेगा। तो फिलहाल के लिए तो पॉज रहेगा, फ्रेश बाइंग ना करें, लेट इट कूल ऑफ। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, उसके बाद ही नया ट्रेड लें, इस समय नहीं। ये आपके लिए राय। एक तो और ट्रेड्स देख लेते हैं। अल्केम लैब्स में हम देख रहे हैं पोजीशंस करती हुई। अच्छा, एक बार देखिएगा LNT में सुबह से ही कुछ कुछ करके वीकनेस आई है, और इस समय नियरली 1% का नुकसान दिखा रहा है ये काउंटर। अब इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था।
इस महीने, ये तो जून का परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन पिछले 6 महीनों में क्या हुआ है उससे आपको नजर आएगा कि फंड एक्शन रहा, रिटेल निवेशकों की तरफ से इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया। अब गवा साहब, व्यू क्या बनेगा L&T? L&T अगर कल मार्केट डाउन है तो L&T एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन जाएगा कल, क्योंकि स्ट्रेच हो चुका है बहुत ही, फ्रॉम 2200 टू 2300, करीब 6 ट्रेडिंग सेशंस में। तो थोड़ा एक पॉज की जगह है, वीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है वीक, इनफैक्ट स्ट्रांग है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है और वो नॉर्मल है, आना भी चाहिए, टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन। तो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है अगर मार्केट वीक होगा तो। थोड़ा ये क्या कर सकता हूँ, वेरी एग्रेसिव शॉर्ट रहेगा, टॉप होगा करीब 2370 के ऊपर, 235450 के ऊपर, और पॉसिबल डाउनसाइड 2300 है, तो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है। ओके, एक बार जरा इंडियन होटल्स वापस लेकर आइए। वो जो हमने बात की थी स्टॉक में, एक अच्छा मोमेंटम इस समय अब वापस आ रहा है। उसके अलावा फ्यूचर्स में इस समय एक्चुअली वो डे हाई पर, उसके अलावा स्टॉक्स लेकर आइए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव, और महिंद्रा एंड महिंद्रा। गावा सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या व्यू होगा आपका? गाड़ी की नहीं, स्टॉक की बात हो रही है। आई थिंक महिंद्रा का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, लेकिन ये आज का मूव और कल से 2 जो मूव लग रहा है, मुझे इस पर थोड़ा सस्पेक्ट है ठीक, लेकिन थोड़ा डाउट है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। एक कह सकते हैं पॉज है, ये पॉज है तो फ्रेश डाउन मूव मिल सकता है, लेकिन इसमें बेहतर ट्रेड नहीं रहेगा। लेकिन आपने जो इंडियन होटल की बात की, वो मुझसे नैरोली मिस हो गया था आज सुबह, उसमें कल अच्छा मूव मिलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। महिंद्रा M&M चलिए अवॉइड करेंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण भी आपको शायद वो मंदी का ट्रेड ना दिखे। इंडियन होटल्स भी वेस्टेड हो सकता है। हाँ, इंडियन होटल्स भी वेस्टेड हो सकता है। थार उठाई और चल दिया गाबा सर वीकेंड पर, आई थिंक करते भी हैं गाबा सर मेरे ख्याल से। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपका फिर कल का टारगेट क्या रहेगा अगर आप इंडियन होटल पर बुलिश है तो? मुझे इंडियन होटल लगता है कि यहाँ से एक्चुअली बहुत ही नैरोली मिस हो गया शॉर्टलिस्ट के लिए आज। मुझे इंडियन होटल लगता है कि न्यू हाई की तरफ जाना चाहिए, एक बेस बना हुआ है, एग्रेसिव कॉल है, 386 में कंफर्मेशन मिल गया, 385 का स्टॉप लगाकर चले, 395 पॉसिबल है, 400 पॉसिबल है इंडियन होटल। अच्छा गाबा सर, वैसे भी वो ताज के एकदम बगल में रहते हैं ना, तो बिल्कुल उनके घर के एकदम बगल में इनको विसिनिटी प्रीमियम मिलता होगा। हाँ, वो भी है। खैर चलिए, खैर अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, और केमिकल स्टॉक्स, वहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। भारत दुनिया के बड़े केमिकल प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है, और पिछले कुछ साल से ग्लोबल केमिकल मार्केट्स में भारत की अच्छी प्रेजेंस रही है, लेकिन मई के एक्सपोर्ट आंकड़े उतने एनकरेजिंग नहीं है। पिछले साल के मुकाबले मई में स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। इसको समझ लेते हैं, सोनल के पास चलते हैं। सोनल, गुड आफ्टरनून, बताइए किस तरीके के डेटा रहे और इंडिविजुअल कंपनीज में कहाँ फोकस है? गुड आफ्टरनून अनुज। वेल, इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेम के एक्सपोर्ट नंबर्स में, काफ़ी दबाव है कुछ स्टॉक्स को छोड़ के या कुछ कंपनीज को छोड़ के जिन्होंने एक्सपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अगर हम कंपनी वाइज देखें तो आरती इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक है हमारे रेडार पे, एंड वहाँ पे काफ़ी प्रेशर दिखा है। कंपनी बता भी रही थी कि उनके डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो में काफ़ी दबाव है, और वो उनके नंबर्स में भी दिख रहा है, जहाँ पे 82% YOY टाइम 46% YOY डिक्लाइन है। यहाँ पे अनुपम रसायन, उनका 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और वहाँ पे भी हमें 82% डिक्लाइन नजर आ रहा है। अतुल लिमिटेड 39% डिक्लाइन। बालाजी एमाइंस, जिनका मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है, बट YOY उनका 30% डिक्लाइन रहा है एक्सपोर्ट्स में। मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज, उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, और ये दबाव कुछ प्रेशर दिखा रहा है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। दीपक नाइट्राइट का भी 26% गिरावट है, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने अच्छा किया है। एथर इंडस्ट्रीज, उनके 70% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, यूरोप, इटली, ये सारे रीजन से आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी दबाव है YOY एंड मंथ ऑन मंथ। क्लीन साइंस ने भी 23% गिराव है यहाँ पे। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 11%, और अगर हम SRF की बात करें तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे बोथ मंथ ऑन मंथ एंड YOY बेसिस पे उनको डिक्लाइन दिखाई दिया है, 17% यहाँ पे। बट अगर हम कुछ कंपनीज देखें, जैसे अल्काइल अमाइंस है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 29%। आर्कियन केमिकल्स नई लिस्टिंग है, मरीन केमिकल्स कंपनी बनाता है, उनका 28% है। नवीन फ्लोरीन बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ रहा है, 44%। उनका नया HPP प्लांट है जो कमीशन हो गया है, हनीवेल को वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट देंगे, तो वहाँ उस वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यूज अच्छे दिख रहे हैं। सुदर्शन केमिकल्स ने Q4 में कहा था कि एक्सपोर्ट की वजह से रिकवरी आया है, और FY24 में एक्सपोर्ट रिकवरी की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद भी 20% ऊपर था,
एंड लुक्स लाइक कि वो है जो कंटिन्यू रहेगा एज वेल, तो 6% हायर ऑन दैट वन एज वेल। आरती इंडस्ट्रीज, पिया इंडस्ट्रीज, तत्व चिंतन, उन्होंने मई अप्रैल के साथ में भी ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाया है, तो कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो थोड़ा दबाव नजर आ रहा है। ओके सोनल, थैंक यू सारे नंबर्स पेश करने के लिए, और हिंदी में बड़ा अच्छा डेब्यू किया, बड़ा अच्छा डेब्यू किया सोनल को हमें ज्यादा बुला लेना चाहिए। तो सोनल को अब हम जोड़ा करेंगे, हर हफ्ते कोई ना कोई लिंक सोनल से करा ही लेंगे। बट सोनल, थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। शरद जी, कोई व्यू आपका केमिकल स्टॉक्स को लेकर? कुछ पॉकेट्स हैं वहां तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन काफी स्टीप हो गई है, और जैसे उनके कैपेक्स ट्रांजिशन प्लान्स हैं, और जो कैपेक्स प्लान्स हैं वो जैसे जैसे आने वाले 6 महीने साल भर में एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे लगता है वहां पे काफी बढ़िया रिकवरी आपको देखने मिल सकती है। जैसा सोनल बोल रही थी कि यूरोप वगैरह में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला होगा क्योंकि गैस अवेलेबिलिटी के इश्यूज है, प्राइसिंग के इश्यूज थे। ग्रेजुअली अब जैसे वो नॉर्मलाइज होते हैं, इकोनॉमिक डिमांड भी वहाँ नॉर्मलाइज होती है, तो मुझे लगता है वहां पे धीरे धीरे डिमांड वापस आनी चाहिए। बालाजी माइंस इस लिस्ट में से एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया प्रदर्शन वहां से आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर 20-25 टाइम भी ट्रेड करता है तो यहाँ से काफी बढ़िया अपसाइड निकल के आनी चाहिए। दूसरा लॉन्ग टर्म अगर आप एक थीमेटिक के हिसाब से देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक काफी बढ़िया स्टोरी है, जहां हमें लगता है जैसे मैनेजमेंट गाइड कर रही है फ्लोरोनेशन का प्लांट जैसे जैसे उनका चालू होता है मार्जिन में 400-500 बेसिस पॉइंट का उछाल आना चाहिए, प्लस जैसे जैसे कैपेक्स का पूरा होता है उसका असर नंबर्स में दिखता है, ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रह सकती है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक इस लिस्ट में से हैं जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो करेक्शन आ गई है वो थोड़ी हद से ज्यादा है, और यहाँ पे रिवाइवल काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स जहां पर बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उनमें तेजी की पोजीशन, लेकिन 1-2 ट्रेड्स जिनमें सबसे ज्यादा धुलाई हुई है, मिसाल के तौर पर आपका SRF, अब पूरे दिन पिटने के बाद मानस ऑफ कोर्स और डेटा पॉइंट्स भी कुछ नेगेटिव है, जैसे सोनल ने पॉइंट आउट किया, क्या और टूटने की विंडो खुल गई है इधर? आपका शायद ऑडियो म्यूट पर है मानस। माफ करिएगा। देखिए मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि SRF 2300 रुपए की तरफ जा सकता है, और मेरे ख्याल से अभी के आज के जो लोज हैं वो 2320 के आसपास बने हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 2 घंटे से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, कहीं पर रिकवरी लोअर लेवल पे नहीं दिख रही है, बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो जो ट्रेंड है वो बेरिश है। 2300 रुपए पहला टारगेट है, लेकिन उसके नीचे 2230 2230 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर अभी इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, केवल खरीदारी तभी करेंगे अगर स्टॉक सस्टेन करेगा 2400 रुपए के ऊपर, उससे पहले हर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। जरा बलरामपुर चीनी का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे। रॉयटर्स पर एक खबर आई है हर्षदा कि सरकार एटलीस्ट अगले हाफ ऑफ नेक्स्ट सीजन तक एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचेगी भी नहीं शुगर। तो ये थोड़ा सा सेक्टर जो है काफ़ी वल्नरेबल होता है इस तरीके की न्यूज़ फ्लो को लेकर। हालांकि कितना इसका इम्पैक्ट आएगा स्टॉक पर और सेक्टर पर, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। लेकिन एकदम से वो न्यूज़ आई रॉयटर्स पर, इसलिए वो जो रैली बन रही थी बलरामपुर में एकदम से फिजल आउट हुई, और इस समय वो स्टॉक जो है वो डे लो पर इस समय आया। लेकिन स्टॉक वैसे थोड़ा स्ट्रांग रहा है ये। शिल्पा जी, इस गिरावट में बाय किया जाए या कोई और ट्रेड है यहाँ पर? नहीं बिल्कुल जी, बलरामपुर चीनी भी रेडार में ही है। आई मीन लास्ट सेशन से हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, लेकिन उसका भी एक रेंज है। 380 से लेके 420 के बीच में स्टॉक यूजुअली ट्रेड करता है। तो वी हैव मेनी टाइम्स recommended 420 पे सेल, एंड वी बुक्ड एट 390 zones एंड अगेन बाइंग एट 380 zones फॉर टारगेट्स ऑफ 420। तो अभी तो मिडवे है, अगेन अ नो ट्रेड जोन, थोड़ा नीचे आता है 385 zones पे आप डेफिनेटली बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 380 एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 420। ओके चलिए फिर 380 के स्टॉप और 420 के टारगेट के लिए इस गिरावट को आप यूज़ करें बाय करने के लिए। ये होगी शिल्पा जी की कॉल। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन। मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा, क्योंकि OMCs में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो हिंद पेट्रो पे। हिंद पेट्रो का 280 का कॉल ऑप्शन रफली अभी ट्रेड करा अराउंड 3.75, तो आप यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 2 रुपए का रहेगा और टारगेट्स टुवर्ड्स 9 एक्सपेक्टेड है। सॉरी, कौन सी स्ट्राइक बोली आपने शिल्पा जी, मैं मिस कर गया? 280 की कॉल लेनी है यहाँ पर। ये हो गई शिल्पा जी की सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मानस, FNO सुपरस्टार के लिए क्या चूज किया?
देखिए आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये दोनों स्टॉक काफी बेहतर लग रहे हैं चार्ट्स पे। मैंने पहले भी इसको काफी बार रिकमेंड किया। आज के लिए अपोलो सुपरस्टार के लिए आईडीएफसी लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। 3-4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक जो कंसोलिडेशन का दौर है वो अब कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तब आपको कम से कम 5.5 या 6 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो फ्यूचर में खरीदारी करिए आईडीएफसी लिमिटेड के। 102 रुपए 60-70 पैसे का भाव चल रहा है। 100 रुपए 90 पैसे, 100 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको इस फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 105 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 102 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 2 रुपए 35 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपी 60 पैसे के स्टॉप लॉस से आप 4 रुपए के टारगेट के लिए इस ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आईडीएफसी पर एक व्यू। 102 का कॉल ले सकते हैं या फिर 105 के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड। विकास, चार्ट का चमत्कार। जी, और चार्ट का चमत्कार में मेरा कॉल रहेगा नज़ारा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली चार्ट पे जो जनवरी के जो टॉप थे वहाँ के उसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। 648 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा था। लास्ट 2 से 3 वीक में हमने नोट डाउन किया था, वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी यहाँ पे बाय करना है। 700-710 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेंगे। और नीचे में जो यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलेगा, पहला 645 और 640 ये मेजर सपोर्ट जोन है। तो इस 640 के स्टॉप लॉस में इसमें बाय करना है 710 के टारगेट के लिए। और वीकली में एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट दोनों में भी ये काउंटर यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है। तो मुझे लगता है 710 के आसपास का एक टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। ओके, तो ये नज़ारा टेक में एक अपॉर्चुनिटी। और नज़ारा में आज हमने देखा है करीब 5% का इजाफा, तो अभी भी मौका है इसमें बढ़त का। शरद, आपका मिड कैप फंडा? मिड कैप फंडा है एबीएसएल एएमसी। एएमसी स्टॉक्स काफी पिटे हुए रहे हैं पिछले कुछ समय में। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे सरकार की टीईआर से रिलेटेड नीतियां वगैरह साफ हो गई हैं, उसका फायदा अब स्पेस को मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा जो एक ओवरहैंग था कि पता नहीं क्या रेगुलेशन आएगी, उसके बाद कैसे रिएक्शन होगा, बट अब जो रेगुलेशन आ गई है वो इतनी बुरी नहीं है जितना बाजार एंटिसिपेट कर रहा था। कंपनी लगभग 0.8% मार्केट शेयर होल्ड करती है यूएम के टर्म्स में। FY23 में लगभग 0.7 मिलियन फोलियोज नए भी ऐड किए हैं। लगभग 8 मिलियन फोलियोज हैं उनके पास। और मैनेजमेंट के लेवल पे कुछ चेंजेस आए हैं। स्कीम्स एएमसी के लेवल पे भी कुछ चेंजेस कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो हमारे हिसाब से जो ज्यादातर प्रॉब्लम एरियाज थे उनको एड्रेस कर दिया गया है। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में इंडिया में हम कोई स्लो डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। SIP बुक वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एएमसी में ग्रोथ इनकी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। नॉन बैंक एफिलिएटेड बड़ी एएमसी है, एकमात्र नॉन बैंक एफिलिएटेड बड़ी एएमसी है एक्चुअली। तो हमें लगता है 22-23 रुपए जैसी अर्निंग इस साल FY24 में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, और 20-25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एबीएसएल एएमसी। ओके, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ये इस समय मिड कैप फंडा कॉल। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा ने सस्ता ऑप्शन मिल गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 280 का कॉल ऑप्शन। ऑलरेडी अच्छा मूव उसमें 4 रुपये 35 पैसे पर अब इस समय। 9 रुपये का टारगेट, 2 रुपये का स्टॉप लॉस। ये कॉल दी गई थी तब 3 रुपये 70 पैसे, 3 रुपये 80 पैसे के करीब रेट था। मानस ने आईडीएफसी फ्यूचर्स में लगातार तेज़ी रखी है। मुझे याद है 90 से उन्होंने इस ट्रेड को प्ले किया और एक अच्छा मूव यहाँ पर अभी भी उनको 105 से ऊपर के टारगेट लग रहे हैं। 100 रुपये 90 पैसे का आपको लगाना है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। विकास सालुंके से लिया हमने चार्ट का चमत्कार। एक कैश स्टॉक आज नज़ारा टेक, यहाँ पर एक बाय की कॉल है 700 और 710 के टारगेट्स के लिए। 640 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और अभी शरद जी ने बात की आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट सन लाइफ एएमसी, इस स्टॉक पर आपको 500 रुपये के टारगेट रखने हैं। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए वापस। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, लगातार इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में एक एक्यूमुलेशन देखा है। ये क्लियरली एक साइंस है यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर बाइंग चल रही है एक ख़राब नंबर्स के बाद से। ये देखिए लगातार इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले एक महीने में करीब 9% का मूव यहाँ पर आ चुका है क्रॉम्पटन में। यहाँ पर क्या भी होगा मानस टेक्निकली? देखिए पिछले करीब 13 सेशन से मैंने इसको 2-3 बार रिकमेंड भी किया है, क्योंकि जब 20-डे मूविंग एवरेज पहली बार ब्रीच हुए थे तब लग रहा था कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बनेगा और 300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। हालांकि बीच में हमें करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हर करेक्शन पे 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है।
तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि 290 रुपए तक के भाव आपको इस मूव में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 280 वाला कॉल ऑप्शन आप क्रॉम्पटन का ले सकते हैं, 6 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 9 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो क्रॉम्पटन में एक अपॉर्चुनिटी साफ है। स्टॉक में मोमेंटम भी इस समय निफ्टी बैंक 60 पॉइंट नीचे, तो नियरली जो 100 पॉइंट का नॉक दिखा था वहां से कुछ थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन मिड कैप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, 175 अंकों का इजाफा इधर। निफ्टी तो 18,600 के आसपास ही चक्कर काट रहा है। लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक। चलिए, इस समय की जो बड़ी खबर है वो क्लियरली, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से रिलेटेड है। क्रूड प्राइसेस में जो डिक्लाइन आया 73 के नीचे, हम 70 to 92 पर। HPCL में अच्छा मूव, उसके अलावा जो सुबह सचिन ने कॉल दी थी BPCL पर, वहाँ पर भी एक अच्छा मूव। IOC में एक अच्छा मूव इस समय, IOC इनफैक्ट डे हाई पर। तो इस समय का सेक्टर ऑफ द मोमेंट क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। IOC में मूव देखिए क्या शानदार, पिछले कुछ मिनटों में 2% का मूव यहाँ पर। अच्छा, एक बार पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, ये स्टॉक भी ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मली ऑब्वियसली पहले मूव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी एक मूव्स आते हैं। पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक मूव्स आप नॉर्मली नोटिस करते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड प्ले आउट हो रही है PSU बैंकों में, और ख़ास तौर से बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार लेकर आइए। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर, ये इस समय डे हाई पर, इंटरेस्टिंग मूव। और उसके अलावा बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, RBL बैंक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये क्या मार्केट कोशिश कर रही है प्रीएम्प्ट करने की इन्फ्लेशन नंबर्स। देखिए, इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि जो आज नंबर्स आएंगे, अगर वो RBI के टारगेट जोन के बहुत करीब आ गए तो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा वो। और रेट सेंसिटिव्स में लगातार एक रैली रही भी है, तो इसके लिए यहाँ पर भी एक अच्छा मूव हुआ। गाबा सर, एक बार जरा बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस दोनों के चार्ट्स देखिए, दोनों में से कोई पसंद आपको? बजाज फाइनेंस मैंने आज रिकमेंड तो किया हुआ है, किस शो में किया मुझे ध्यान नहीं है, शायद सुबह ही किया था। उसको अपमूव मिलना चाहिए। 7,150 का टारगेट दिया था मैंने उस समय, मेरे ख्याल से वो अब भी वैलिड है। उसके बाद शायद 7,200 भी देखेंगे। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, और मुझे लगता है 7,050 या 7,001 नहीं 7,050 सही है स्टॉप लॉस के लिए। अपमूव ऑन है बजाज फाइनेंस। रही बात श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, ये चार्ट में दिखा लेता हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। देखो यहाँ क्या हाल है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ट्रेड बनता है, बिल्कुल 144 पे ट्रेड करा है, 1460 में लगता है चला जाएगा, और ये ब्रेकआउट मिला है आज। अब मूव ऑन है, स्टॉप होगा 1432। श्रीराम फाइनेंस एक बेहतर ट्रेड बनता है बजाज फाइनेंस के मुकाबले। ओके। डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सभी के सभी स्टॉक्स अब इस समय डे हाई पर। अगेन ये सभी वो स्टॉक्स हैं जो क्रूड्स के नीचे आने से इनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। गोदरेज कंज्यूमर एक और स्टॉक है, लेकिन लीवर, FMCG पॉकेट में, इन सभी स्टॉक्स में आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। ब्रॉडर मार्केट में आज अच्छी पार्टी है। एक बार जरा एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लेकर आइए, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। और एक बार वापस चार्ट देखते हैं MRF का, क्या इस बार फाइनली वो 1 लाख का मार्क क्रॉस होगा? याद रखिएगा, पिछली बार फ्यूचर्स में हुआ था, कैश में नहीं हुआ था, लेकिन अब 99,081 इस समय है। लेकिन अच्छा मूव इस समय MRF में। गाबा सर, एक और चार्ट चेक, क्योंकि इसको आपने पिछली बार काफ़ी अच्छे से इसको पकड़ा था, इस ट्रेड को। RBL बैंक, एक बार यहाँ भी व्यू हो जाए। मुझे अपमूव ऑन है, अब साइडवेज करेक्टिव मोड पर है, टाइम वाइज करेक्शन, इसका संकेत दे रहा है कि स्ट्रेंथ है RBL बैंक में। RBL बैंक का अगर हायर टाइम फ्रेम स्टार्ट देखें तो मुझे लगता है ये 190 की तरफ जा रहा है। 180 तो एक क्लोज टारगेट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 190 पॉसिबल है। इसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और थोड़ा साइडवेज करेक्शन होता है तो और अच्छी बात है, वो ब्रीदर ले लेगा। स्टॉप होगा कहीं 174 का RBL बैंक पर, और चेज लॉन्ग, यस RBL बैंक। अच्छा मोमेंटम इस समय सारे बैंक्स और NBFCs में। एक बहुत बढ़िया स्विंग बैक देखने को मिला, सिर्फ 29 अंकों की गिरावट रह गई। एब्सोल्युटली। और चोलामंडलम भी देख लीजिए आप। और जिस तरीके से NBFCs में रैली हुई, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ हद तक मार्केट एक प्राइसिंग कर रहा है कि आज इन्फ्लेशन का नंबर काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये ना कई बार होता है, आप एक बार एक प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसके बाद वो चलती रहती है उस हिसाब से। और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद शाम को जो नंबर आएगा काफ़ी अच्छा आएगा, इसीलिए कल शायद ऑलरेडी कल की रैली को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। आप PSU बैंक देखिए, ऑटो स्टॉक्स देखिए, NBFC शेयर्स देखिए,
सब में अच्छी खासी आपको बाइंग दिखाई देगी इस समय। एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। इनफैक्ट एक और पॉकेट, क्योंकि आप ऑटो चेक मेंशन कर रहे थे और हमने संवर्धन की बात की, फिर मेरी नजर गई कि दूसरे और कौन से ऑटो एंसिलरीज है जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो लुमैक्स ऑटो आपकी स्क्रीन, लुमैक्स ऑटो टेक टू बी प्रिसाइज, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये स्टॉक पहुंचा है 52 वीक हाई पर, नियरली 8% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। सुंदरम ब्रेक में थोड़ा सा एक्शन, लेकिन सुंदरम ब्रेक में दिक्कत यह है कि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। एंड्योरेंस देख रही है, गैब्रियल इंडिया देखिए, ये वेरॉक इंजीनियरिंग जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज कुछ खरीदारी होती दिखाई दी है। शरद, क्योंकि एक व्यू पहले ही संवर्धन मदरसन पर आ चुका है, ऑटो एंसिलरी में आपको कुछ अलग पसंद है क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं, इस समय मेरे ख्याल में शरद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन टेक्निकली राजेश जी ये कुछ स्टॉक्स देखिए, लुमैक्स, गैब्रियल, इनमें कुछ है दम? हर्षदा जी देखिए, लुमैक्स का चार्ट में देख रहा था, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, इट्स अ जिगजैग फॉर्मेशन आप भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका टारगेट करीबन 400 का बनेगा। तो जो पैटर्न यहाँ पे उभर के आ रहा है उस लिहाज से अगर आप देखें तो 340 का स्टॉप लॉस रखे, एक्यूमुलेट करें, 400 तक जाएगा। लेकिन अगर इस सेक्टर की बात हो रही है तो आप और एक काउंटर देखिए, वो है अपोलो टायर, जिसका जिक्र मैंने फ्राइडे भी किया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट है, इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट 400 के ऊपर आता है और टारगेट करीबन 425 टू 430 पोजिशनली अनफोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे अपोलो टायर पे नजर हमारी रहेगी, 400 के ऊपर बाय बनेगा इसका, स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 395। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैंने रखा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू इस समय यहाँ पर बीपीसीएल, शानदार मूव बीपीसीएल में 375 इस समय यहाँ पर एक स्टॉक में मूव, और काफ़ी शानदार मूव। उसके अलावा डिक्सन टेक यहाँ पर, हर्षदा यहाँ भी सुबह एक रिकमेंडेशन था मेरे ख्याल से। मानस ने सेकंड अभी दिया। हाँ, मानस ने दिया था। 4200 का इन्होंने कॉल सुझाया था, वो एक बार स्क्रीन पर लेकर भी आते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन तो जबरदस्त देखने को मिला है। और हम आपको मेंशन ये भी कर रहे थे कि जब से वो शाओमी के साथ डील हुई उसके बाद से वो पिकअप आया, वो एक शायद ट्रिगर पॉइंट होगा, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी, 108 के लेवल्स आ चुके हैं। 185 का जहां तक मुझे याद है मानस का टारगेट था, वो स्क्रीन पर है। टेक्नोलॉजी पर एक बार अनुज, हमने इन्फोसिस पर राय ली और मिड कैप आईटी पर राय ली, लेकिन इस घंटे आप देखिए टीसीएस जो 3250 के लेवल्स पर आ चुका है। एचसीएल टेक सेकंड बेस्ट ट्रेड है इस समय, निफ्टी का 2.5% के गेन्स, और टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। तो सुबह में जो पूरी तेजी मिड कैप आईटी के नाम थी, अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिग्गज इन्फोसिस को साथ देते हुए टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, सब में इंटरेस्ट आने लगा है। इनफैक्ट एचसीएल टेक तो हर्षदा ये 52 वीक हाई हिट करने वाला है। ये लास्ट वीक मैंने स्पॉटलाइट में भी कवर किया था। यहाँ पर तो अच्छी तेजी रही है, मतलब लार्ज कैप आईटी में शायद ये पहला स्टॉक होगा अगर ये 52 वीक हाई पर गया तो। 52 वीक हाई इसका जो था 1156 वो, और अब हम इस समय 1138 मेरे ख्याल से सिर्फ 18 रुपये दूर है क्या 52 वीक हाई से। किसने सोचा होगा जब लास्ट वो इन्फोसिस नंबर्स आए थे कि ये 52 वीक हाई पे आ जाएगा स्टॉक, लेकिन ये शानदार टर्न अराउंड रहा है इसमें। और इवन टीसीएस भी एक्चुअली लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अब इस समय वो अर्निंग्स वाले दिन से ऊपर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप में तो बहुत तेजी है, लार्ज कैप में भी सिर्फ इन्फोसिस को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अब उस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट नहीं आई थी जहां पर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली, ईपैम ने कहा था कि हमारे बिजनेसेस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस दिन जो करेक्शन आया मुझे लगा वहां पर एक पूरी तरह से बेस बन गया कि अब जो मिले खरीद लो, और ये वैसा ही रवैया लग रहा है। बिल्कुल, ये हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, और ये ईपैम जैसे और चीजें आती रहेंगी। ये वाला जो क्वार्टर है इसमें, और अच्छी एक और चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वाला जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे कंपनियों के, स्पेशली लार्ज कैप कंपनियों के, हो सकता है कि पिछले क्वार्टर से भी खराब हो, लेकिन अब मार्केट के लिए वो शायद वो शॉक फैक्टर नहीं है। पिछली बार जब वो इन्फोसिस के नंबर्स आए थे तो वो शॉक फैक्टर था, एकदम से शॉक, जिसे कहते हैं ना, आप जैसे कई बार नंबर देखते हैं हाउलर निकल रहे, एकदम से वो वाला नंबर था। अब मेरे ख्याल से मार्केट कुछ हद तक प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए कि नंबर्स अब इससे ज़्यादा खराब नहीं आने चाहिए। अगर आ भी गए तो भी ठीक है, एक आध क्वार्टर की और पेन बाकी है। उस दिन रिदम के साथ बात हो रही थी मेरी, तो रिदम ने भी एक चीज़ बोली थी कि
मार्केट ने पूरी तरह से यूएस का पूरा रिसेशन प्राइसिंग कर लिया, मतलब इससे ज़्यादा आप प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं। स्टॉक्स जो हैं अच्छे खासे 13, 14, 15 टाइम्स पर वापस आ गए थे लार्ज कैप आईटी वैल्यूएशंस। टीसीएस ऑब्वियसली अभी भी थोड़ा महंगा है, लेकिन इन्फोसिस 16 टाइम्स, 16.5 टाइम्स तक आ गया था। आई थिंक विप्रो और HCL टेक मेरे ख्याल से वापस 15 टाइम्स तक आ गए थे, तो वो एक हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशंस पर भी आ गए थे। मेरे ख्याल से वहाँ से भी एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा ये ईबीएम जैसे केसेस होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट था, होते रहेंगे। बस ये है कि अब मार्केट उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है। जी हाँ, और वो फिलहाल हमारे लिए फेयर बाय द फ्रेंड हो गया, अच्छी खासी तेजी बनती हुई करीब 2.5% का इजाफा इन काउंटर्स में साफ देखने को मिल रहा है। एक तो और ट्रेड्स जो इस आखिरी आधे घंटे में थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, एक बार उस पर नजरें डाल लीजिएगा। नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स भी थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में अब आ रहे हैं, तो वो भी स्टॉक्स आपके रेडार पर। चलिए, स्पीच डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस हो रहा है, यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए यतिन, क्या कह रहे हैं डीलर्स? तो दो स्टॉक जो आज फोकस पे है, आईडीएफसी लिमिटेड, और आईडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक नए 52 वीक हाई लगा रहा है और डीलर्स यहां अभी भी बीटीएसटी की ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो मच अवेटेड मर्जर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। तो कहीं ना कहीं वो मर्जर के पहले, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, डिस्काउंट ज़्यादा है, तो यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है HNI डेस्क पे, और डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 3-4% का अपमूव 1-2 आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जून फ्यूचर्स का, और फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली पिरामल एंटरप्राइजेस, बहुत दिनों बाद यहाँ स्टॉक में आपको मोमेंटम दिख रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो आज शॉर्ट कवरिंग है FI डेस्क पे, ओपन इंटरेस्ट नीचे है 3%, और यहाँ भी डीलर्स को लगता है पोजिशनली 830 से 850 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो दोनों ही पिरामल एंटरप्राइजेस और आईडीएफसी लिमिटेड में डीलर्स खरीदारी की सलाह आज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, पिरामल में इनफैक्ट कुछ और सुनने को मिला क्या यतिन, क्योंकि काफ़ी स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था जब से वो डीमर्जर हुआ था जी। और इनफैक्ट जब वो फार्मा की लिस्टिंग हुई थी, लोगों ने सोचा था कि ब्लॉकबस्टर 300 रुपये पर ट्रेड होगा वो, और कहाँ पर आके वो टिका था। और इवन लेकिन पिरामल एंटरप्राइज में पिछले कुछ दिनों में कुछ बॉटमिंग आउट साइंस आए, बॉटम आउट हुई है। और अनुज जी, इसमें अगर आप देखें तो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में कैनेडियन पेंशन फंड का एक बड़ा हिस्सा है, पिरामल एंटरप्राइजेस में भी है। तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग एब हो रही है, ऐसा डीलर्स का मानना है। ऑब्वियसली हमको ये जानकारी नहीं है कि ब्लॉक डील होगी या जो रेजिडुअल शेयर है वो कैसे बेचेगी, लेकिन दोनों पिरामल एंटरप्राइजेस में और पिरामल फार्मा में कैनेडियन पेंशन फंड एक बड़ा शेयर होल्डर है और वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं डिस्क्लोजर्स के हिसाब से। तो शायद इसी वजह से आपको दिख रहा है ये सब स्टॉक्स जहां कैनेडियन पेंशन फंड का होल्डिंग है, वहां थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, शुक्रिया। तो फिर ये स्टॉक्स सामने रखने के लिए आईडीएफसी और पिरामल एंटरप्राइजेस डीलिंग रूम के रेडार पर। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ KR चोकसी होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अच्छा मोमेंटम और खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में शानदार मोमेंटम, आपके हिसाब से अभी भी समय है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का? हाय अनुज, गुड आफ्टरनून। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर ये दौर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट दौर है। हम लास्ट क्वार्टर के नतीजे और उनके बाद कॉर्पोरेट के जो अर्निंग्स का आउटलुक आया है, उसके साथ में ये साल की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं जो कंपनीज के वर्किंग की, उसके अंदर 2 या 3 चीज बहुत अच्छी तरह से सामने उभर के आती है। एक तरफ डिमांड सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंफर्मिंग दैट डिमांड सिनेरियो रिमेंस एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के दाम कम होने की संभावना से जो कंपनियां लास्ट ईयर के अंदर थोड़ी बहुत कंसर्न थी मार्जिन के हिसाब से, ये साल के अंदर आई थिंक देयर मार्जिन रिलेटेड आउटलुक हैज रिमेन्ड पॉजिटिव इन देयर कमेंट्री। और तीसरी तरफ देखें तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ आ रही है उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बास्केट बड़ी बन रही है। मेनी कंपनीज आर कंफर्मिंग दैट दे आर गेटिंग इनटू द ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, which means that I think आगे जाने के आगे के समय के नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए जो विजिबिलिटी मिलनी चाहिए वो विजिबिलिटी मिल रही है। तो आई थिंक उसका एक कॉम्बिनेशन और इफेक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छी तरह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना है। अगर स्मॉल और मिड कैप क्षेत्र को देखें तो शायद इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वहां पे सबसे ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ट्रेडेड फंड्स की ज्यादातर उनकी खरीदी वहां पे हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ मार्केट एक बैलेंस सिचुएशन में चल रहा है एज ऑफ नाउ, और कंटिन्यूइंग टू बिलीव दैट आई थिंक ये साल जो इलेक्शन के पहले का साल है, जिसके अंदर काफी हद तक नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने की संभावना है, दैट विल एक्चुअली कीप कॉर्पोरेट बुक्स आई थिंक इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर पोजीशन
गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में भी बरकरार है। तो अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। देवेन, हम कुछ देर पहले ही आईटी कंपनियों की बात कर रहे थे कि पिछले हफ्ते वो ईपैम वाला जो शॉकर आया था और उसके बाद जिस तरह से स्टॉक्स मेल्ट हुए, उसके बाद विद वेंजेंस खरीदारी हुई है, चाहे वो मिड कैप आईटी हो या फिर बिग बॉयज हो। अब सब जानते हैं कि Q4 के बाद Q1 में थोड़ा सा और पेन आ सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है? क्या ये सही लेवल्स हैं स्टॉक्स में पैसे लगाने के, या फिर ये भी थोड़े से अब बढ़ गए हैं ज्यादा? हर्षदा, मैं पहले से एक चीज की तरफ ध्यान बहुत नजदीक से दे रहा हूँ कि आईटी कंपनी के लिए जो समय है, ये समय थोड़ा बहुत 1 या 2 क्वार्टर के लिए अनसर्टन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। बट अगर हम ये आईटी कंपनीज के भविष्य की जो बात करते हैं, उसके लिए आई थिंक ये कंपनियां बिल्कुल सज्जा है, तैयार है आगे जाने के लिए। क्योंकि जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो दरेक क्षेत्र के अंदर आई थिंक आगे समय के लिए काफी हद तक एक चेंज आ रहे हैं। और उसके लिए हमारी इंडियन आईटी कंपनीज आर डेफिनेटली आई थिंक राइट फिट एज फार एज आई थिंक देयर सर्विस मॉडल इज कंसर्न। जो कंपनियां स्पेशलाइज बिजनेस की और है, जैसे कि हमारे मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर जहाँ पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस जैसे माध्यम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इवन स्पेशलाइज सॉल्यूशंस इन द रिन्यूएबल एरिया ऑफ एनर्जी और इवन फॉर दैट मैटर ऑटोनोमस व्हीकल, इस सब जगह पे जो कंपनियां निश रखती हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक ऑर्डर बुक अच्छी बनी है जो मिड टियर सेगमेंट के अंदर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है या कोई भी अनसर्टनिटी की बात करते हैं और उसमें स्टॉक के दाम घटते, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी, जिसमें पर्टिकुलर इन्फोसिस जो वैल्यूएशन के दाम से देखे तो काफी हद तक अट्रैक्टिव पोजीशन हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनीज को बाय करने के लिए इससे बेटर मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी अनसर्टन टाइम मार्केट के लिए चलता हो तो वो समय के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे के भाव में बाय करने के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि 1 साल के अंदर 20 या 25% कमाने के लिए आपको नीचे के दाम में शेयर मिलता है, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी गिना जाना चाहिए। ओके, चलिए, ये बात होगी आईटी की। देवेन, टीवीएस मोटर पर आपका क्या व्यू है? एक वन वे रैली यहाँ पर, लेकिन क्या अब ये थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक है या फिर अभी भी यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहने की सलाह देंगे? तो अनुज, एलोकेशन ऑफ फंड के माध्यम से देखें तो आई थिंक जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपने कारोबार को बढ़ा रही है, उनके लिए आई थिंक डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एडिशनल फंड्स आर गेटिंग इनटू दोस काउंटर्स। सो दैट इज वेयर आई थिंक आई बिलीव के वहाँ पे एक अच्छी तरह से मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर कंपनी के नतीजे के माध्यम से देखें तो शायद हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट टर्म्स के अंदर जो प्राइस होना चाहिए वो फुल्ली डिस्काउंटेड हो चुका है मार्केट के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार को अगले 3 या 4 साल के नजरिए से देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे करीबन वॉल्यूम अभी स्मॉल है और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर्स इंक्लूडिंग ऑफ टीवीएस मोटर्स, दे आर येट टू मेक प्रॉफिट्स एंड दे विल टेक टाइम टू मेक प्रॉफिट्स। तो मेरा ऐसा मानना है 3-4 साल का आपके पास नजरिया होना चाहिए, मार्केट के करेक्शन के साथ में आपको बाइंग करना चाहिए। तो ये एक अच्छा मुद्दा मैं देखता हूँ ओईएम की तरफ से देखना है तो। बट सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे ये है ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से ओईएम कंपनी आगे बढ़ रही है तो ऑटोमोबाइल एंसिलरीज आर आई थिंक प्लेइंग अ मेजर रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So some of the select ancillary companies to me I think would remain relatively more appealing compared to slightly expensive OEMs at this point of time. देवेन, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने इनफैक्ट डिफेंस कंपनियों पर रुझान तेजी का रखा था और उसके बाद ये स्टॉक्स और आगे बढ़ गए हैं। क्या अभी भी ये आपके बाइंग लिस्ट में है? या अर्शद, आई थिंक मेरा एक मूल कारण ऐसा है कि डिफेंस कंपनीज के अंदर जो कंपनी के नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर 2 चीज का समावेश है। एक तो सबसे पहले आपको अच्छी ऑर्डर बुक के साथ में एक विजिबिलिटी मिलना, और दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट अप्रूव होते हैं तो उसके साथ में आपको आगे के समय का एक रोड मैप क्लियर मिल जाना। डिफेंस के माध्यम कारोबार के अंदर आपको समय लगता है प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, बट वंस द प्रोडक्ट अप्रूवल टेक्स प्लेस आई थिंक इट गिव्स यू द विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर ईयर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन डिफेंस कंपनीज को एलोकेशन ऑफ बिजनेस इज इंक्रीजिंग फर्दर एंड फर्दर। So to a greater extent, even under the replacement clause of I think some of the overseas supply,
is also helping many of the companies which are in the defense supply in a systematic manner. तो मैं ये जगह पे I think काफी हद तक पॉजिटिव हूँ. However, having said that, एक चीज के ऊपर ध्यान जरूर देना है कि ये कंपनीज के मार्जिन्स जो है, सेवन एक्सेप्ट आई थिंक फ्यू टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस, आई थिंक मार्जिन्स थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग लार्जर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स, and as a result of it, they are very, very mindful about spending higher amount of money, and the margins are always, I think, challenging. तो ये चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें. That means कि investor will have to buy defense company stocks when the market price is, I think, available, relatively more attractive and not at a fully discounted price. So थोड़ा ये चीज के ऊपर ध्यान जरूर देना पड़ेगा. I think some of the technology-led initiatives which are there, even though they may be smaller companies comparatively, I think वहाँ पे मुझे एक अच्छी opportunity defense में definitely दिख रही है. देवेन, एक HDFC बैंक पर क्या इस समय मार्केट को वापस थोड़ा सा कंसर्न्स दिख रहे हैं? क्योंकि एक अच्छी रैली देखी थी हमने और पिछले कुछ दिनों में एक 7-8% की करेक्शन, जबकि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स इतने वीक नहीं रहे हैं. मेरे ख्याल से अनुज, मैं समझता हूँ कि ये जब तक मर्जर कंप्लीटली एब्सॉर्ब नहीं हो जाएगा, तब तक I think one or the other issues would come in form of, I think, valuing the bank, and as far as I think the balance sheet aspect is concerned. On the long-term basis, this merger I think remains absolutely very, very promising. But immediate terms के अंदर I think there are certain books items I think which may probably have its impact, and as a result of it, market may find it slightly expensive at least in the near future. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये समय है जहाँ पे अनसर्टेनिटी चलती है, वहाँ पे इन्वेस्टर को बाय करने के लिए. अगर ट्रेडर बाय नहीं करते तो इन्वेस्टर को बाय करना है, क्योंकि 6 महीने 12 महीने के आपने एक्यूमुलेशन किया है स्टॉक को, तो आगे के समय के अंदर आपको एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कमाने की. कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक put together with housing finance, corporate finance, retail finance, and prime sector finance, along with I think investments that they have got in their underlying subsidiaries. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक टोटल बैलेंस शीट साइज करीबन 50 लाख करोड़ के AUM की तरफ जा रही है अगले 4 या 5 साल के अंदर, मे बी लिटिल अर्लियर देन दैट. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन फॉर समबडी टू बाय इनटू द स्टॉक व्हेन इट इज अवेलेबल एट अ स्लाइटली नेग्लेक्टेड वैल्यूएशन. So I would remain positive about it. Fortunately, the bank is realizing the need for upgrading their front-end IT infrastructure. और ये infrastructure upgrade होता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि their customer acquisition process will become far more smoother than what it is currently. So obviously, I think I remain positive on this possibility. तो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है. हर डिप में एक मौका आप ढूंढेगा. देवेन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में हमने देखा है ब्रिटानिया कैसे चला, HUL, ITC एंड द लाइक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली. गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ कर रहा है, कितना ये फेवर कर सकता है कंपनियों के मार्जिन्स के लिए? So fortunately, I think एक तरफ डिमांड सिनेरियो एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग एंड कन्विंसिंग, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर FMCG कंपनीज के लिए, FMEG कंपनीज के लिए डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस के लिए काफी हद तक एक अच्छी स्ट्रांग डिमांड का इक्वेशन बना हुआ है. फॉर्चुनेटली इंडिया जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड स्पेंड कर रही है और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है PLI के माध्यम से, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स के हाथ में काफी हद तक अच्छी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे आई थिंक डिमांड सिनेरियो रिमेंस एब्सोल्युटली स्ट्रांग. गए साल तक चैलेंज थी मार्जिन की, क्योंकि कमोडिटी के दाम मजबूत थे और ये साल के अंदर उसकी परिस्थिति कंट्रोल में आई है. क्रूड ऑयल के दाम घटने के कारण, साथ में मेटल कमोडिटी के दाम घटने के कारण, और एट द सेम टाइम फूड कमोडिटी के दाम भी नहीं बढ़े, तो ये भी एक थोड़ा रैशनलाइजेशन प्रोसेस मेनी ऑफ दी FMCG कंपनीज के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है. मैं ऐसा समझता हूँ कि इनके माध्यम से एक तरफ डिमांड स्ट्रांग होना और दूसरी तरफ अपने मार्जिन प्रोटेक्ट होना, ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से FMCG कंपनी के लिए ये साल अच्छा जाना चाहिए. I think with good monsoon, possibility of I think remaining strong on the FMCG would be very high. देवेन, आपसे इजाजत लेंगे. मार्केट बस अब कुछ ही मिनटों में बंद की तरफ जाएगा तो उस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए. आज मार्केट्स पर इस बीच मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर पूरे फॉर्म में दरअसल तेजी के खिलाड़ी सामने प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 0.5% का इजाफा आरबीएस इंडेक्स ने अपने नाम कर लिया है. निफ्टी वहीं 18,600 के आसपास और निफ्टी बैंक रिकवरी दिखाने के बाद करीब
50 पॉइंट अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप्स में देखिए क्या हरकत देखने को मिल रही है। ये इनफैक्ट पूरी तरह से लाइमलाइट बटोरता हुआ। कुछ स्टॉक्स आपके लिए मेंशन कर देते हैं, फिर ऑफ कोर्स कुछ और ट्रेड्स की बात करेंगे और ये क्लोज कैसी हो रही है उसको भी एनालाइज करेंगे। 11% ऊपर गार्डन रीच, हिम्मत सिंह का सीड 8.5% ऊपर खुलने के साथ ही इसकी चर्चा हुई थी। CMS इन्फो सिस्टम्स परसों का जो ब्लॉक यहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई थी और बड़े सारे म्यूचुअल फंड निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी के 5%, 5.5% ऊपर CMS इन्फो। नजारा टेक एक बाय कॉल आया था आज कार्यक्रम में आपके लिए। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, कोची शिपयार्ड, डिक्सन टेक, ये सारे वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स पर आज के दिन कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई। कुल मिलाकर आज का दिन आप कह सकते हैं मिड कैप्स के नाम है और निफ्टी बैंक का प्रदर्शन ठीक ही रहा। नहीं बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिली आपको और इनफैक्ट BTST ट्रेड्स भी ले लेते हैं क्योंकि ये शायद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। गाबा सर, BTST STBT? आई थिंक BTST रहेगा और वो रहेगा इंडस टावर। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, अपमूव है, समथिंग काइंड ऑफ अ रनिंग करेक्शन लग रहा है। ट्रेड करेगा 163 के आसपास, स्टॉप होगा 161, ₹2 ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड टारगेट 170 के नजर आते हैं इंडस टावर। ओके, इंडस टावर पर बेट लगाना है यहाँ पर आपको। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, अभी स्पॉट भी किया था हमने इसको। शिल्पा, आपके ट्रेड लेंगे? मेरा बाय रहेगा BTST टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर्स में ये 798 800 जोन्स पे अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस वुड बी 790 एंड टारगेट्स ऑफ 830। ओके, तो ये फिलहाल एक और तेजी वाला ट्रेड आता हुआ टाटा कंज्यूमर में एक बाय साइड की राय। मानस, आपका ट्रेड? देखिए क्लियरली IT स्टॉक्स में रिवर्सल है, तो HCL टेक पे खरीदारी करेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 1141 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, तो 1129 1129 की स्टॉप लॉस से 1160 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं फ्यूचर में। और 1140 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹19 का ट्रेड हो रहा है, ₹14 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹30 के टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल HCL टेक में एक अपॉर्चुनिटी 1140 का कॉल लेने की सलाह। राजेश, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षदा जी, देखिए नजर है कमिंस इंडिया पे। कमिंस में यहाँ पे जिस तरह से रिकवरी हो रही है लेट सेशन में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग जो बेयर ट्रैप सिचुएशन है वो मुझे थोड़ी यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे टारगेट देखिए सेट करे करीबन 1830 1840 का, स्टॉप लॉस प्लेस करे 1790 पे। तो इट्स अ बाय इन कमिंस इंडिया। ओके, तो कमिंस में एक तेजी का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट से आपके लिए कहाँ तेजी कैरी की जा रही है, कहाँ पर मंदी के ट्रेड्स दरअसल कल के लिए दिख रहे हैं, वो लॉन्ग शॉट का डेटा आप फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर ऑफ कोर्स तैयार होंगे आज के क्लोज के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए सेटअप है जहां पर भले ही इंडेक्स आपको कुछ बड़ा मूव नहीं देके गया हो, स्टॉक स्पेसिफिक्स के बल पर ज्यादा लॉन्ग की पोजीशंस और लगभग 82 शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और FNO सेटअप किन स्टॉक्स के फेवर में जा रहा है ज्यादा, वो मैं आपको सामने पेश कर रही हूँ। तो HPCL में क्लियरली एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप 4% 4.5% का। इंटेलेक्ट डिजाइन इसमें भी 3.5% का OI लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। संवर्धन मदरसन, BPCL और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा अच्छी लॉन्ग की पोजीशंस कैरी की जा रही हैं। शॉर्ट कवरिंग का फायदा किसे मिला है? बिरला सॉफ्ट, PI इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स उसमें शामिल थे, REC जैसे काउंटर्स उस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन जो शॉर्ट बिल्डअप है उसमें SRF, इंटरग्लोब, हैल है आज, सिप्ला और साथ ही साथ BL, इन स्टॉक्स की हमने चर्चा की। और लॉन्ग्स जो कटे हैं उसमें कॉनकॉर, LNT, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स और मारुति में भी हमने देखा है हल्की सी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। तो ये फिलहाल वो संकेत आपके लिए बहुत कम चेंजेस हैं। ये वही स्टॉक्स है जिनमें आज पूरे दिन अच्छी खासी एक्टिविटी, तेजी या फिर मंदी की तरफ बैठती हुई दिखाई दी, लेकिन लग रहा है क्लोज की तैयारी 18,600 के ऊपर ही रहेगी। बिल्कुल, और देखिए NBFC सारी की सारी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रही हैं। मैं और ख़ास तौर से वो NBFCs जो वाकई में रेट सेंसिटिव में गिनी जाएंगी, जैसे M&M फाइनेंशियल और L&T फाइनेंशियल। एक बार जरा इन दोनों का चार्ट लेकर आइए। M&M फाइनेंशियल इस समय ये डे हाई पर, और L&T फाइनेंस भी लेकर आइए, वो भी इस समय डे हाई पर। क्लियरली ये हर्षदा मार्केट की एक आपको एक प्रिपरेशन है कि शायद इन्फ्लेशन नंबर काफ़ी बिनाइन आ सकता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कितना अब इस समय प्राइस में है ये इन्फ्लेशन नंबर, कितना नहीं है प्राइस में।
लेकिन खैर मूव्स तो खैर काफ़ी शानदार हैं। आज सुबह सुबह हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था मानस के साथ, मानस इंडिया मार्ट डिस्कस किया था हमने, हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज यहाँ पर। इस ट्रेड को अगर आपने सुबह लिया तो कैरी करेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे? नहीं, बिल्कुल कैरी करेंगे और स्टॉप लॉस को भी ऊपर रिवाइज कर लेंगे। अब 56.35 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो आपको 5800 को टारगेट करना है, वो लेवल्स देख लेंगे तब तो शायद आपको 59-50 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। एक और स्टॉक टाटा कम्युनिकेशंस, लगातार इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम, पिछले क्वार्टर के जो खराब नंबर से तब 1200 रुपये पर स्टॉक बॉटम हुआ था और वहाँ से एक लगातार मोमेंटम यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। गावा सर, कोई व्यू आपका टाटा कम्युनिकेशंस को लेकर? मैं इसको भूलूंगा नहीं, मुझे ध्यान है आपने स्पॉट किया था अराउंड 1250 के आसपास, उसके बाद मैंने रेकमेंड किया था अराउंड 1300 के आसपास। उसके बाद जो मूव मिला है बहुत ही बढ़िया आपको मिला है। मेरे ख्याल से आप मूव ऑन है, इसमें भी थोड़ा स्ट्रेच लगता है लेकिन 1500 की तरफ जरूर जाएगा। स्टॉप होगा 14670 का बस टाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल, इनफैक्ट इस एक महीने में ये एफएनओ का सबसे बड़ा गेनर रहा है अष्टा, 18% का मूव, और ये खराब नंबर्स के बाद। अच्छा 2-3 दिन इसने तंग किया, लेकिन जिस दिन ये नहीं गिरा था खराब नंबर्स के बाद, उसी दिन समझ में आ गया था कि ये चलने को तैयार है। अच्छा इसको थोड़ा लंबा कर दें चार्ट को, अगर 3 मंथ या 6 मंथ कर दें तो आपको फिर समझ में आएगा कि वो जो पोजिशनिंग थी उससे पहले 3 मंथ मूव है, यहाँ पर भी शानदार मूव है, लेकिन 6 मंथ में देखें आप, उससे पहले स्टॉक काफ़ी गिरा था। ये देखिए, उससे पहले ये स्टॉक 1350 वाला गिर के 1180 तक आया था। अब यहाँ पर एक मोमेंटम, IDFC डे हाई पर बंद हो रहा है, AB फैशंस डे हाई पर बंद हो रहा है। काफ़ी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए शो में वो डे हाई पर बंद हो रहे हैं। इंडियन होटल्स डे हाई पर बंद हो रहा है, नेस्ले डे हाई पर बंद हो रहा है। बाटा एक बार लेकर आइए मानस, बाटा पर कोई व्यू? एक लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, अगर कोई ट्रेड कैरी करना हो तो। देखिए 20 मूविंग एवरेज में सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन अभी नहीं, 1580 के ऊपर खरीदारी करेंगे। 5 रुपए और फिर तेजी की पोजीशन शायद बाटा में ली जा सकती है। ये आपके लिए एक व्यू आता हुआ। क्लियरली एक सॉलिड ग्राउंड पर आज की क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारती एयरटेल एक बार आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। जाने से पहले मानस, इस पर कोई टेक, क्योंकि आज सुबह में इसकी चर्चा हुई थी, बाय साइड के ट्रेड्स रेकमेंड किए गए थे 10 के दमदार ट्रेड में, और ऑफ कोर्स हमारे पहला सौदा के कार्यक्रम में भी 0.5% ऊपर। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहेंगे। 828 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। कल अगर ये 845 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको 865 तक के भाव बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर 3 मिनट बाकी है मार्केट क्लोजिंग में। हर्षिता के पास चलते हैं और बिग वॉल पर इस क्लोजिंग को फिर समझ लेते हैं। हर्षिता, तेजी का ही दिन साबित होता हुआ क्लियरली आपको दिखाई देगा। आज डे लो जो था वो करीब 18,559 के आसपास था, उसकी तुलना में हम ऊपर की तरफ ही जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे। 633 तक का ऊपरी स्तर देखने को मिला था निफ्टी के लिए, लेकिन 18,605 ठीक बीचों बीच उस दायरे के हमने ट्रेड दिखाया है। निफ्टी बैंक एक पॉइंट ऐसा था दोपहर में जहां पर हमने 100 पॉइंट का नॉक लिया और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी 40 अंकों की गिरावट पर ये समाप्ति आएगी। लेकिन आज का जो हीरो है वो है निफ्टी IT, जहां पर हमने देखा है पिछले फ्राइडे को अच्छा दबाव देखने को मिला था और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और इधर ही सबसे ज्यादा ट्रेड्स दरअसल तेजी के आज हमारे जानकारों ने पकड़े हैं। तो वो कुछ स्टॉक्स आपको दिखाते हैं। कोफोर्ज, एम्फोसिस जैसे काउंटर्स, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स, L&T टेक सर्विसेज, LTI, माइंडट्री जैसे मिड कैप काउंटर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, इन सब में बहुत तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी है आज के दिन। और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा कैचअप फिर बिग बॉयज ने किया। इनफैक्ट सुबह से इन्फोसिस मजबूत था, लेकिन फिर दोपहर में इसी कार्यक्रम के दौरान TCS, HCL टेक जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में खरीदारी के अंश बनते हुए दिखाई दिए। तो ये तेजी वाले सौदे बनते दिखाई दिए। इस तेजी के बाद एक और पॉकेट था जहां पर भारी भरकम मुनाफा वसूली, और वो थी कुछ केमिकल कंपनियां। SRF मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट डेटा जो आया वो बाजार को पसंद नहीं आया और वो स्टॉक करीब 4% नीचे। नवीन फ्लोरीन में भी हमने देखा था कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती दिखाई दी थी, लेकिन एक तेजी वाला ट्रेड जो हटकर था वो ऑफ कोर्स PI इंडस्ट्रीज था। इस पर ब्रोकरेजेस का थम्स अप आया। ओवरऑल डेटा सेटअप अच्छा था, तो PI में हमने देखा करीब 3% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहां पर हमने देखा बड़े मूव्स आज के सत्र में बनते दिखाई दिए। डिफेंस कंपनियां और डिफेंस शिपिंग कंपनियां खास तौर से
शिपिंग कॉर्पोरेशन में ऑफ कोर्स एक अलग डेवलपमेंट थी, लेकिन गार्डन रीच देखिए 9.5% का इजाफा। आज कोची शिपयार्ड में हमने देखा कुछ इंटरेस्ट तेजी का, मजगांव डॉक 0.5% ऊपर, लेकिन कोची और गार्डन रीच में सबसे ज्यादा तेजी। मैंने एससीआई का जिक्र किया क्योंकि इसी महीने दरअसल इनके नॉन कोर एसेट्स लिस्ट होंगे और फिर एससीआई में जो बाकी हिस्सा है वो विनिवेश के लिए आएगा। लेकिन दूसरी तरफ कॉनकोर में जहां पर वो एलएलएफ का फैक्टर बहुत पहले रिजॉल्व हो गया है, ये मामला थोड़ा सा साइड ट्रैक होता हुआ, क्योंकि अब रेल मंत्रालय की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं इसके विनिवेश को लेकर, तो वहां पर एक करेक्शन बनता दिखाई दिया। तो एट द बेल 18,615 पर हम क्लोज दिखा रहे, करीब करीब 51 अंकों की बढ़त पर। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं वो हीट मैप जहां पर आपको साफ दिखेगा कि कितनी स्ट्रेंथ पॉजिटिव की रही और कितनी गिरावट। तो 2 लाइनों में सिमट के रह गए हैं आज मंदी वाले ट्रेड्स, और इसमें लार्जली आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में कूल ऑफ, एसबीआई में कूल ऑफ रहा, एलएनटी में कूल ऑफ रहा। बीपीसीएल एक बड़ा मूवर, टेक्नोलॉजी की हम बात कर ही रहे थे, और ऑटो में हमने देखा है वो कंटिन्यूस खरीदारी, बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे काउंटर्स, हीरो मोटर जैसे काउंटर्स, जहां पर कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। कुल मिलाकर एक शांत सेशन, मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन और एक पॉजिटिव क्लोज इंडेक्स के लिए साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। वैसे में सीधा सौदा में जो नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला था, उनमें कौन से टॉप ट्रेड साबित हुए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर अब आ रहे हैं। आशीष ने अंबालाल साराभाई 20% का अपर सर्किट उसमें लगा। सीएमएस इंफो सिस्टम्स पे किया 5% के गेन्स, कोची शिपयार्ड में 2.5% की तेजी और आईटीआई करीब 2% नीचे। ये मंदी की तरफ का सौदा इन्होंने आपको बताया था। गो फैशन में आज उस ब्लॉक के बाद करीब 5% तक का दबाव देखने को मिला है, लेकिन तेजी की तरफ गोकुल दास, इन्फो एज और पीवीआर जैसे काउंटर्स नीरज ने आइडेंटिफाई किए। ओके, चलिए फिर आज का दिन समाप्त और एक अच्छा दिन मार्केट के लिए कहना होगा आपको कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में आज एक ट्रैक्शन बना। आज शाम को इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उस पर हम कल रिएक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली इस वीक में यूएस से इन्फ्लेशन डेटा आना है, प्लस फेड की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, तो बहुत कुछ लाइंड अप है। कल ध्यान रखिए फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उस पर भी फोकस रहेगा। ये सब लेकर आपके साथ कल जुड़ेंगे। अभी के लिए मुझे हर्षिता को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।